तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का पेपर है ना, आईसीएससी 10th का, जो भी बस रिसेंटली हुआ है और बहुत ही खतरनाक पेपर है जैसा सुनने में आया। एंड प्लस मैंने भी खुद भी देखा पेपर, तो काफ़ी रियली अच्छा था। तो एक्चुअली वन ऑफ द क्या कह सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट पेपर्स जो मैंने खुद से सॉल्व किया 10th लेवल पे, है ना। तो बहुत ही अच्छा पेपर था जनरली। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन से, ठीक। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सेक्शन ए है, तो पहला क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू है ना। तो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कहता है हम लोग से कि फॉर अ बॉडी टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब है हमारी बॉडी मूव कर रही है एंड उस पर बेसिकली, अगर बॉडी मूव कर रही है एंड उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि नेट फोर्स जीरो है। अच्छा, देखो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है कि बॉडी हमारी मूव नहीं कर रही, मतलब कुछ ऐसे जैसे ये रखी हुई है बॉडी, ये मूव नहीं कर रही है, बिल्कुल ऐसे रखी हुई है और इस पर नेट फोर्स भी जीरो है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है जैसे एरोप्लेन हो गई या फिर रेन ड्रॉप्स हो गई, है ना, वो मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, बट उन पे जो है फोर्स जीरो है, उन पे नेट फोर्स जो होता है जीरो होता है। और अगर नेट फोर्स जीरो होता है तो हमारा बेसिकली फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, फोर्स को हम लिख सकते हैं एल बराबर एम ए। ठीक है, अब मास तो किसी बॉडी का जीरो होगा नहीं, अगर हमारा फोर्स जीरो होगा इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। और हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम में बात कर ही चुके हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में बॉडी मूव कर रही है, बॉडी मूव कर रही है तो वेलोसिटी तो होगी, यानी कि वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। और वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तो ना हमारे पास मोमेंटम जीरो होगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, इस वजह से मोमेंटम भी जीरो नहीं। और हमारा काइनेटिक एनर्जी भी जीरो नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर वी इज वेलोसिटी, इस वजह से हमारा काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, जीरो नहीं होगा। और ना वेलोसिटी जीरो, ना मोमेंटम जीरो, ना काइनेटिक एनर्जी जीरो, सिर्फ हमारा एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि हमारा नेट फोर्स जीरो है। इस वजह से हमारा ऑप्शन ए, मतलब सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बी, एक्सेलरेशन शुड बी जीरो, है ना। एक्सीलरेशन शुड बी जीरो, ये हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। देखो भाई, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हमारे पास लीफ है, लीफ पे ऐसे सनलाइट गिरती है, सनलाइट गिरती है, लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है, सनलाइट क्या करती है, बना देती है हमारे क्लोरोफिल को, बेसिकली सॉरी क्लोरोफिल का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रो H2O का, कार्बन डाइऑक्साइड H2O की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाती है ना। तो हम लोगों का बेसिकली क्या होता है, इससे फोटोसिंथेसिस में हमारा केमिकल बनता है। ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ केमिकल। तो हमारा सनलाइट का यूज करके केमिकल बना, तो सनलाइट का यूज करके यानी कि लाइट एनर्जी का यूज करके केमिकल बना, यानी कि हम लोगों का जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस हुआ है वो है बेसिकली लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी, क्योंकि लाइट एनर्जी हमारी थी पहले सनलाइट के फॉर्म में और वो हमारी केमिकल एनर्जी बन गई ग्लूकोज के फॉर्म में। तो हमारी किस एनर्जी से किस एनर्जी बनी, हमारे ऑप्शन सी लाइट टू केमिकल। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड वाला हमारा, है ना। क्या कहता है, वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ टू पुलीज विद द एफर्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। देखो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले बना लो अपना ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बना लेते हैं टू पुलिस का। टू पुलिस का कैसे बनेगा, एक होगा हमारे फिक्स ब्लॉक में, एक होगा हमारे मूवेबल ब्लॉक में। तो हम बना लेते हैं, क्योंकि दो है ना, तो दो है, तो अगर इवन होते हैं तो एक हमारा होता है फिक्स ब्लॉक में कुछ इस तरीके से, और एक होगा हमारा मूवेबल ब्लॉक में। ये हमारा मूवेबल ब्लॉक है, ठीक है, इससे लोड जुड़ा है, ये हमारा लोड है एल, ठीक है, ये हमारा मूवेबल ब्लॉक है ऐसे। ठीक है, अब क्या बोला है इसमें कि वेलोसिटी रेशियो ऑफ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ टू पुलीज विद द एफर्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। एफर्ट अपवर्ड डायरेक्शन में, एफर्ट अपवर्ड डायरेक्शन में का मतलब है कि हमारा एफर्ट कुछ इस तरीके से लगा है, ऐसे हमने एफर्ट को ऐसे लगाया है। ऐसे अगर एफर्ट लगाएंगे तो हम इसको अगर कंप्लीट करें, इसको अगर कंप्लीट करें तो ऐसे है, इसको घुमा के लेके जाओ, ऐसे घुमा के लेके जाओगे, ऐसे ले जाओ, 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 और यहां पर बांध दो, यहां पर बांध दो कुछ इस तरीके से। तो हम लोग का पुली ब्लॉक एंड टाइगल सिस्टम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से पुली बनी है ब्लॉक एंड टाइगल सिस्टम की, तो इसमें ध्यान रखना, हम जब भी वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं तो हम कभी भी मैंने बता चुका हूं, मैंने एक वीडियो में इसको बताया भी है कि हम लोग नंबर ऑफ पुलिस काउंट करके ये वेलोसिटी रेशियो या फिर मैकेनिकल एडवांटेज नहीं निकालते। हम हमेशा टेंशन को बैलेंस करते हैं, टेंशन फोर्स को, यानी कि एफर्ट को कितने टेंशन फोर्स बैलेंस कर रहे हैं, एक एफर्ट को
तो एक ही टेंशन फोर्स बैलेंस कर रहा है। लोड को कितना टेंशन फोर्स बैलेंस कर रहे हैं, लोड को एक ये टेंशन फोर्स बैलेंस करेगा ये वाला, एक ये टेंशन फोर्स बैलेंस करेगा और एक ये टेंशन फोर्स बैलेंस करेगा। तो 1 2 3, तो लोड किसके बराबर आ गई, लोड आ गया 3T के बराबर, एफर्ट आ गया हमारा T के बराबर, एफर्ट आ गया हमारा T के बराबर। तो MA हमारा कितना आ जाएगा, MA आ जाएगा 3T/T यानी कि 3। तो MA हमारा आइडियल केस में हमारा मैकेनिकल एडवांटेज 3 आ गया, और आइडियल केस है यानी कि हमारा 100% एफिशिएंसी, और हम 100% एफिशिएंसी में हमारा मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो बराबर होता है। इस वजह से हमारा वेलोसिटी रेशियो भी 3 के बराबर आ जाएगा। तो वेलोसिटी रेशियो इस केस में 2 नहीं आएगा, जो किसी ने गलती से मार्क कर दिया होगा ये सोच के कि 2 पुली है तो हम लोग इस वजह से मार्क कर दे रहे हैं, तो भाई वो गलत है, सीधी सी बात है। VR = 3 क्योंकि हम लोग टेंशन को बैलेंस करके मार्क करते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में मैं डिस्कस किया था, मुझे अभी भी याद है। तो ये चीज याद रखना है, हम लोग क्या करते हैं, VR को लिखते हैं, VR को बैलेंस करते हैं, लोड को बैलेंस करते हैं टेंशन से, एफर्ट को बैलेंस करते हैं टेंशन से। फाइनली हम इसको कुछ इस तरीके सॉल्व करेंगे तो हमारा VR कितना आ जाएगा, 3। तो होपफुली समझोगे, हमारा वेलोसिटी रेशियो इसमें 3 आएगा, यानी ऑप्शन C 3 इज आवर करेक्ट आंसर, है ना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 से पहले मैं एक चीज रिवाइज करा देता हूँ। अगर ये हमारे पास एक बाउंड्री है, मतलब ये हमारे पास मान लो की बात है मीडियम 1, ये हमारे पास है मीडियम 2, ठीक है। अब हमारे पास अगर लाइट रे कुछ ऐसे जा रही है, कैसे, लाइट रे ऐसे आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ऐसे बेंड होके ऐसे चली गई, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो हम ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, μ1 2 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि बाद वाले को हम इधर लिखते हैं, बाद वाले को बाद में लिखते हैं, पहले वाले की जहां से लाइट रे आई है उसको हम लिखते हैं पहले, है ना, और जहां लाइट रे गई है उसको हम लिखते हैं बाद में। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं sin i by sin r, sin i by sin r मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब हम लोग को इधर क्या गिवन है, इधर क्वेश्चन में गिवन है ये कुछ इस तरीके से, ये हम लोग का नॉर्मल बना है, ये हम लोग की लाइट रे आई है, ये हम लोग की लाइट रे ऐसे गई है, ठीक है, ऐसे आई है, ऐसे गई है, ठीक है। ये हम लोग का मीडियम B है, ये हम लोग का मीडियम A है, ठीक है। ये हम लोग को 30 डिग्री गिवन है, और ये हम लोग को 45 डिग्री गिवन है, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोला है कि फ्रॉम द गिवन फिगर गिवन बिलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B, यानी कि म्यू ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, म्यू ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। आप देखो इसमें, देखो अगर म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 पूछा है, तो म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो म्यू ऑफ 2 में हम लोग का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है, म्यू ऑफ 2 में, यानी कि हम लोग का सेकंड मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को नीचे लेंगे, इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पर बनेगा, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है यार। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में कितना आ जाएगा, ये देखोगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किससे बनता है, नॉर्मल और रे के बीच में, इससे नहीं मान लेना, 45 नहीं मानना है, ये नॉर्मल है और नॉर्मल और रे के बीच में, तो 90 - 45 45, तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ जाएगा, sin 45, जो हम मानते हैं अपने सेकंड मीडियम में, है ना, यानी कि हमारे बी मीडियम में इसको हम मानेंगे क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये हमारा नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे, इसके बीच में कितना बनेगा, 90 - 30 यानी 60 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा हमारा sin 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री डिवाइड बाय 9 sin 45 डिग्री, हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, है ना, सॉरी हाँ, तो हमारा ऑप्शन डी sin 60 बाय sin 45, है ना। तो इसमें बेसिकली वही सेम चीज कि अगर हमारा जो दूसरा मीडियम है जिसमें लाइट जा रही होती है वो हमारा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वाला, उसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नीचे लिखेंगे, और जिस मीडियम से लाइट आ रही होती है कुछ इस तरीके से, वो हमारा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस वाला, तो हम क्या करेंगे उसको ऊपर लिखेंगे। तो म्यू ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू A हमारा हो जाएगा sin 60 बाय sin 45। किसी ने अगर sin 45 बाय sin 60 किया है तो गलत हो जाएगा, या फिर sin 30 अगर किसी ने ले लिया तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 30 हमारा सही एंगल नहीं है, क्योंकि हमारा नॉर्मल से लेते हैं हम लोग एंगल, नॉर्मल और हमारी रे के बीच में, है ना। तो हमारा sin 60 बाय sin 45 हमारा ओनली करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, व्हेन अ ब्लैक एंड बल्ब थर्मामीटर इज मूव्ड बियॉन्ड द रेड रीजन। अच्छा, एक ब्लैक एंड बल्ब थर्मामीटर है जिसको हम लोगों ने क्या किया है, रेड रीजन के आगे मूव किया है, विजिबल स्पेक्ट्रम के रेड रीजन के आगे मूव किया है। अच्छा, देयर इज अ रैपिड राइज इन द टेम्परेचर में एक रैपिड राइज हो गया है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस की वजह से हुआ है, इंफ्रारेड रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, एक्स रेज, रेडियो वेव्स। तो ध्यान से सुनना, हमारा जो टेम्परेचर राइज होता है वो हमारा बेसिकली होता है, टेम्परेचर का जब भी नाम सुनो तो हमारा इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो दिमाग में आनी चाहिए वो हमारी आनी चाहिए इंफ्रारेड रेज। टेम्परेचर सुन के इंफ्रारेड रेज ही हमारे दिमाग में आनी चाहिए। इस वजह से हमारी अगर इधर टेम्परेचर की बात हुई है, रैपिड राइज इन टेम्परेचर, तो हमारे पास ऑप्शन ए इंफ्रारेड रेडिएशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंफ्रा रेड रेडिएशंस, ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन 6 क्या कहता है कि अ फास्ट मूविंग साइक्लिस्ट स्टॉप्स पेडलिंग ऑन रीचिंग अ हिली ट्रैक। तो एक बहुत तेजी से साइक्लिस्ट था जो बहुत तेजी से साइकिल चला रहा था, तो उसने क्या किया, उसने अपनी साइकिल को पेडल करना स्टॉप कर दिया जब वो एक हिली ट्रैक पे पहुंच गया। वो हिली ट्रैक पे पहुंचते ही अपनी साइकिल को क्या कर दिया, पेडल करना स्टॉप कर दिया। इफ ही कंटिन्यूज टू मूव विद द एक्वायर्ड एनर्जी, लेकिन वो फिर भी एक जो एनर्जी उसके पास थी उसी एनर्जी से मूव कर रहा है, तो देन अज्यूमिंग नो लॉस ऑफ एनर्जी, अगर कोई भी एनर्जी उसकी लॉस नहीं हुई है, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हुई है, तो बेसिकली अगर नो लॉस है एनर्जी में, अगर वो तेजी तेजी चल रहा था, यानी कि उसके पास जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो कंजर्व्ड रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। और अगर हिली एरिया पर है तो उसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में बेसिकली इंटर कन्वर्जन होता रहेगा, तो यानी कि ओवरऑल टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, क्योंकि हमारी नो लॉस ऑफ एनर्जी है। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसी वजह से कंजर्व रहेगी क्योंकि वो पहले मतलब मूव भी कर रहा है और साथ ही साथ हिली एरिया पर है, यानी कि बेसिकली एक हाइट पर भी है और ओवरऑल वो मूव भी कर रहा है, यानी किसी स्पीड से भी जा रहा है ना। तो काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, और वो आपस में इंटर कन्वर्ट करते रहेंगे एंड ओवरऑल टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी ड्यू टू नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो ऑप्शन डी, हिज टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हिज टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वो वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, द डिस्टेंस v ऑफ अ वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर नेवर एक्सीड्स अ सर्टेन फाइनाइट वैल्यू, देन दिस वैल्यू विल बी। अच्छा, तो इसमें बोला है कि हमारी जो वर्चुअल इमेज बनी है, एक हम लोग की क्या बताया गया है कि एक लेंस ली गई है, ये नहीं बताया गया कौन सी लेंस है, मतलब कॉन्वेक्स लिए या फिर कॉनकेव लिए, ये नहीं बताया गया है। ठीक है, और हम लोग से बोला है कि वर्चुअल इमेज बनी है। अब वर्चुअल इमेज तो कॉनकेव में भी बनती है और वर्चुअल इमेज हमारी कॉन्वेक्स में भी बनती है ना। अब बोला है कि डिस्टेंस ऑफ अ वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हम लोग को गिवन है कितनी, 15 सेंटीमीटर, नेवर एक्सीड्स अ सर्टेन फाइनाइट वैल्यू, और उसकी जो वैल्यू है कभी भी एक सर्टेन फाइनाइट वैल्यू से ज्यादा बड़ी होती ही नहीं है। वर्चुअल इमेज की जो डिस्टेंस है वो कभी भी एक सर्टेन फाइनाइट वैल्यू से बड़ी नहीं होती है। तो पूछा गया है कि वो हमारी वैल्यू क्या होगी, यानी कि हमारी बेसिकली जो इमेज की डिस्टेंस है लेंस से वो कितनी होगी, है ना। तो अब हम लोग इसको देखो, हम लोग दोनों केस को एनालाइज करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंगे तो क्या होगा, कॉनकेव लेंगे तो क्या होगा। अब पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं। तो मान लो कि बात हमने ले लिया कॉन्वेक्स लेंस, है ना। कॉन्वेक्स लेंस में ये हमने ले लिया कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा है एफ, ये हमारा इधर है एफ, ठीक है, ये हमारा 2f, ठीक है, और ये है हमारा 2f, कुछ इस तरीके से। अब हम सोच लेते हैं कि इसमें वर्चुअल इमेज बनती है, हम लोगों को क्या लेना है, f हमारा आना चाहिए 15 सेंटीमीटर, f हमारा कितना है 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, 2f हमारा हो जाएगा 30 सेंटीमीटर और 2f हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारी वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स लेंस में तभी बनती है जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, ऑब्जेक्ट लाई करे हमारे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर लाई करेगा, ऑब्जेक्ट अगर इस पोजीशन पे लाई करेगा फोकस के आगे ऑप्टिकल सेंटर के पीछे, तो यहां पर अगर ऑब्जेक्ट लाई करेगा तो हमारी जो इमेज बनेगी वो बनेगी कैसी, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, वो भी पीछे पीछे कुछ इस तरफ को, है ना। अब वो पीछे कहां पर बनेगी वो हम चेक कर सकते हैं। अगर अब हम लोग को देखना है कि वो फाइनाइट वैल्यू को एक्सीड करेगी या नहीं, कि हम लोग को कोई ऐसी वैल्यू कोई एक पक्का मिल जाएगी, कोई एक ऐसी वैल्यू कि हाँ 100% इसी वैल्यू के अंदर होगी ही होगी, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब हम मान लेते हैं कि हम लोग का क्या निकालना है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, बराबर f हम लोग का कॉन्वेक्स लेंस के लिए कितना होता है, +15 होता है, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग का इमेज डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम मान लेते हैं, क्या ले लेते हैं, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर हम ले लें, क्या ले लें, अगर हम ले लें मान लो की बात है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर लें तो हमारे पास देखते हैं इमेज डिस्टेंस कितनी आएगी, तो 1/v माइनस 1/v, u लेंगे हम -5, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1/15, है ना। तो इस हिसाब से हमारा 1/v कितना आ जाएगा, 1/v बराबर 1/15 माइनस 1/5, तो हमारा फाइनली ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा बेसिकली 1 माइनस 5 3 15,
1 माइनस 3 डिवाइड बाय 15 यानी कि -2, ये आ जाएगा हमारा -2/15 यानी कि 1/-7.5। तो हमारा अगर हम u को कितना लेंगे, अगर हम u को लेंगे -5 सेंटीमीटर तो हमारा v कितना आ रहा है -7.5 सेंटीमीटर। मतलब अगर हमारा u होगा 5 सेंटीमीटर दूर कुछ यहाँ पर, तो हमारा v आएगा 7.5 सेंटीमीटर दूर, यानी कुछ यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर दूर, यानी कि फोकस के इनसाइड ही बन रहा है। तो यानी कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं 15 सेंटीमीटर के इनसाइड तो बना ही है। अच्छा, अब हम चेक करते हैं, मान लो कि बात u को अगर हम ले लें 5 सेंटीमीटर की जगह 10 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर की जगह 10 सेंटीमीटर लेके देख लेते हैं। 10 अगर लेंगे तो अगर हम इधर 10 रखेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ गया 10। तो हमारे पास ये कैलकुलेशन कैसी बन जाएगी, ये कैलकुलेशन हमारी बन जाएगी कुछ इस तरीके से कि ये बन जाएगा हमारा 3 - 2 डिवाइड बाय 30, सॉरी 3 - 2 नहीं, 2 - 3 डिवाइड बाय 30 यानी कि -1/30, यानी कि हमारा बेसिकली इसमें हम लोग का v कितना आ गया, v आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर। यानी कि अगर u हम लेंगे कितना -10 सेंटीमीटर तो हमारा v कितना आ गया, v आ गया हमारा -30 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम बेसिकली u को इसके अंदर फोकस के अंदर ही रखें, यहाँ पर कुछ कहीं पर जो हमारा 10 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि ये ऑप्टिकल सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर है, तो हमारा v आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2f पे। यानी कि अब हम लोग को पता चल रहा है कि अगर हम u को 5 सेंटीमीटर पे ले रहे हैं तो 7.5 सेंटीमीटर के आसपास रेंज आ रही है। यानी कि और अगर हम 10 सेंटीमीटर पे ले रहे हैं तो हमारी जो इमेज है वो और दूर चली गई, यानी कि 30 सेंटीमीटर तक चली गई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये और दूर चली जाती जा रही है, जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से दूर जाती जा रही है। तो किसी सर्टेन वैल्यू के पास पहुंच रही है ना, ये भी और चेक कर लेते हैं। हो सकता है कि कहीं सर्टेन वैल्यू हमारे पास 2f ही तो नहीं आ रही कि पता चले हम लोग इससे भी बड़ी कोई वैल्यू ले 10 सेंटीमीटर के बाद 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर भी v हमारा 30 सेंटीमीटर आ जाए, तो उससे हम कह सकते हैं कि हमारी फाइनाइट वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, इसके पार जो है इमेज जा ही नहीं रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इट डज नॉट एक्सीड अ सर्टेन फाइनाइट वैल्यू, है ना, इमेज डज नॉट एक्सीड अ सर्टेन फाइनाइट वैल्यू। लेकिन अब हम उसके लिए चेक कर लेते हैं, इधर हम रखेंगे अगर हम 12 ले लें, 12 सेंटीमीटर ले लें, तो इस तरह हम क्या रखेंगे -12, इधर रखेंगे -12, तो इधर आ जाएगा 12, इधर आ जाएगा 12। तो हम इसको सॉल्व कर लें, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/15 - 1/12 हमारा कितना हो जाएगा, 12 - 15 डिवाइड बाय 180, यानी कि -3/180, यानी कि -1/60। तो अगर हम u को कितना लेंगे -12 सेंटीमीटर तो हमारा v कितना आ रहा है, तो हमारा v आ रहा है बेसिकली -60 सेंटीमीटर। ओहो, इसका मतलब 2f का भी डबल यानी कि 4f। बेसिकली अगर हम 12 सेंटीमीटर पे रखेंगे हमारे ऑब्जेक्ट को तो हमारी इमेज कहां बन रही है 60 सेंटीमीटर। तो हमारे पास अभी भी कोई फाइनाइट वैल्यू तो अभी तक तो नहीं पता चली, क्योंकि फाइनाइट वैल्यू के नाम पे हमें इतना पता है कि 2f हमारी एक फाइनाइट वैल्यू है जो हमें पता रहती है किसी भी रे डायग्राम में एलेंस के, और हमारे पास f एक फाइनाइट वैल्यू जो हमें पता रहती है। इसके अलावा हम कहते हैं बियॉन्ड 2f, और बियॉन्ड 2f के अलावा बाद हम कह सकते हैं कोई भी हमें पता नहीं रहती है। अब एक और बार अगर कुछ भी चेक करना तो 14 हमारे पास एक और वैल्यू बची है, इसको भी चेक कर लेते हैं ना। अगर 14 पे कितना आ जाता है, 14 पे आ जाएगा 1/50 - 1/14, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/14। अगर इधर हमारे पास कितना आ जाएगा 15 × 14, 15 × 14 यानी कि 210 हमारे पास ये आ जाएगा कितना, तो ये हमारा फाइनली आ जाएगा कितना -1/210। यानी कि हमारा u अगर लेंगे हम -14 सेंटीमीटर तो हमारा v कितना आ रहा है, v हमारा आ रहा है -210 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम बेसिकली ऑब्जेक्ट को 14 सेंटीमीटर पर रख देंगे तो v हमारी 210 सेंटीमीटर पे पहुंच गई। इसका मतलब बेसिकली इसका भी 7 टाइम्स, इसका भी 7 टाइम्स। यानी कि बेसिकली जैसे जैसे हम ऑप्टिकल सेंटर से हमारी ऑब्जेक्ट को इधर लाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो इमेज डिस्टेंस है वो और पीछे जाता जा रहा है, तो और पीछे जाता जा रहा है, यानी कि बहुत दूर जाता जा रहा है, बहुत दूर जाता जा रहा है। तो हम ये कभी कह ही नहीं पाएंगे बेसिकली कि ये किसी फाइनाइट डिस्टेंस तक रुक जाएगा। हम कैसे कह पाएंगे, किसी एकदम श्योरिटी से कैसे कह पाएंगे कि हम जैसे जैसे इसको पीछे लाते जा रहे हैं हमारे ऑब्जेक्ट को वैसे वैसे ये हमारा बेसिकली क्या होता जा रहा है और पीछे जाता जा रहा है। तो हम कॉन्वेक्स लेंस के केस में कभी कह ही नहीं पाएंगे कि ये किसी फाइनाइट केस में रुक जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, इसका मतलब हमारा कॉन्वेक्स लेंस तो आंसर नहीं होगा, हमारा कॉनकेव लेंस आंसर हो सकता है या नहीं उसको भी चेक कर लेते हैं। कॉनकेव लेंस में तो हमारे हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब हम मान लेते हैं, अगर हम ले लें कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके से, कॉन्वेक्स नहीं सॉरी कॉनकेव, ऐसे ये हमारी कॉनकेव लेंस है, ठीक है। अगर हमने ले ली कॉनकेव लेंस ऐसे, अगर ये है हमारा f, ये है हमारा 2f, है ना, 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, है ना, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारा जो बेसिकली होता है क्या, ये हमारा f है, ठीक है, ये हमारा 2f है, ठीक है।
अब हमारा बेसिकली अब जो हमारा कॉन्केव लेंस होता है ये क्या बनाता है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो ये हमेशा बनाता है वर्चुअल डिमिनिश्ड और इरेक्ट इमेज, है ना, वर्चुअल डिमिनिश्ड और इरेक्ट इमेज, वो भी आगे ऑब्जेक्ट के आगे, मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर, यानी कि ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखो, इन्फिनिटी पर भी रखो चाहे यहाँ पर भी रखो, तो हमारा बेसिकली क्या बनता है, हमारा बनता है बेसिकली जो इमेज बनती है वो बेसिकली उसके आगे बनती है वर्चुअल डिमिनिश्ड और इरेक्ट। ठीक है, अगर हम बेसिकली इन्फिनिटी पर रखें, इन्फिनिटी पर अगर रख दें यू को, तो हमारे पास अगर इसमें फॉर्मूला लगाते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अच्छा, अगर हम इन्फिनिटी पर रख दें, क्योंकि हम लोग कहीं पर भी रख सकते हैं, यू को तो कहीं पे भी रख सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस में हमने देख लिया, कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग वर्चुअल इमेज कैसे बन सकती है, तभी बन सकती है जब हम एफ और ओ के बीच में रख के देखें। तो हमने काफी सारी वैल्यूज रख के देख ली, उससे हमें पता चल रहा है कि काफी सारी वैल्यूज रख के देखी, तब हमारे पास यू की काफी सारी वैल्यूज पर हमारा जो वी है वो वेरी करता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर रुक ही नहीं रहा है। इसमें अब हम चेक करके देखते हैं कि इन्फिनिटी पर, अगर इन्फिनिटी पर भी रख के देख लेते हैं और हम इसके पास लाते हुए भी हर एक डिस्टेंस पर, क्योंकि इसमें तो हमेशा वर्चुअल बनेगी, तो हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को ऐसी कौन सी जगह पर रखें कि ये फाइनाइट ना बने, क्योंकि हमको अपनी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट चेक करनी है। अगर हमारा जो है वो चीज फॉल्स आ रही है, फॉल्स आ रही है तुम्हारा क्वेश्चन निकाल लेते हैं, नहीं तो अगर हमें फॉल्स नहीं आ रही है बात, तो हमको ये चेक करना है कि मतलब किस डिस्टेंस तक हमारी बेसिकली वो कौन सी ऐसी डिस्टेंस है जहां तक हमारी फाइनाइट वैल्यू आ रही है इमेज डिस्टेंस की। ठीक है, तो अगर हम इमेज को यू को ले ले, कितना, यू को ले ले माइनस इंफिनिटी, यू को ले ले माइनस इंफिनिटी। अब कॉन्केव लेंस के केस में हमारा एफ होता है -15, तो हमारा v क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u, u यानी कि माइनस इंफिनिटी इक्वल्स टू 1/-15। ठीक है, अब हमारा ये होता है 1/इंफिनिटी क्या होगा, 0, 1/इंफिनिटी हो जाएगा 0, तो 1/v कितना हो जाएगा, 1/v हो जाएगा 1/-15, यानी कि u अगर हम माइनस इंफिनिटी लेंगे तो v हमारा कहां बन जाएगा, v हमारा बन जाएगा -15 सेंटीमीटर पर, यानी कि बेसिकली फोकस पर, इसी फोकस पे बन जाएगा, है ना। तो अगर हमारी क्या होगी, u का अगर हम माइनस इंफिनिटी पर लेंगे, बहुत दूर इंफिनिटी पर सेंटीमीटर पर ले लेंगे, तो हमारा बेसिकली v जो होगा यानी कि इमेज वो हमारी फोकस पे बन जाएगी डायरेक्टली। लेकिन अगर हम बेसिकली क्या करें, बहुत पास ले आए और पास ले आए, अगर मान लो की बातें क्या करते हैं, अगर हम 30 सेंटीमीटर है 60 सेंटीमीटर एक काम करते हैं 60 सेंटीमीटर पर ले आते हैं ना, कोई भी वैल्यू लेते हैं बियॉन्ड 2f लाके देख लेते हैं, 60 सेंटीमीटर पर ले आते हैं, 60 सेंटीमीटर पर ले आए -60, है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा बेसिकली 1/-15 माइनस 1/60। ठीक है, ये हो जाएगा, हाँ ठीक है, अब सही है, -1/60, तो इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस होती है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -4 -1 1/60, है ना, -4 -1/60। ठीक है, राइट, 4, हाँ ठीक है, ये बन जाएगा कितना, -5/60, यानी कि -1/12 यानी कि अगर हम u को कितना ले, -60 सेंटीमीटर, तो हमारा v कितना आ रहा है, v हमारा आ रहा है -12 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमने जैसे ही माइनस इंफिनिटी से आगे लाए, हमारे ऑब्जेक्ट को, तो हमारा जो इमेज है, डिस्टेंस है, वो इधर मूव करना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इधर मूव करेगा, और इमेज जो है हमारी इसके पार तो जा नहीं सकती, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से आगे तो जा नहीं सकती, यानी कि इसके आगे मूव करना चालू कर दिया। अब और वैल्यूज चेक करके देखते हैं कि -60 इधर लिया, रख लिया, अब हम लोग रख लेते हैं -30, यानी कि 30 सेंटीमीटर, बेसिकली 2f पे रख के देखेंगे, तो इधर हमारा -30 आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इधर 2 बन जाएगा, तो -2 -1 -3, है ना, इधर आ जाएगा 30, है ना, इधर आ जाएगा कितना 30, और ये हमारा कितना बन जाएगा 10। तो ये हमारा 10 बन गया। तो u अगर हम लेंगे कितना -30 सेंटीमीटर, तो हमारा v कितना आ गया, तो हमारा v आ गया बेसिकली हमारा बेसिकली कितना -10 सेंटीमीटर, यानी कि और इधर खसक गया, जैसे कि हम और पास ला रहे हैं और खसकता इधर जा रहा है हमारी इमेज, है ना। अगर हम v ले लेते हैं, मान लो की बात हम डायरेक्ट 15 सेंटीमीटर की ले रहे हैं, 15 सेंटीमीटर, तो -15 आ जाएगा इधर, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर भी -15 आ जाएगा, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा इधर -1 -2/15 इज -1/7.5, यानी कि u अगर हम कितना ले ले, u को अगर -15 सेंटीमीटर ले ले, तो हमारा बेसिकली v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा हमारा -7.5 सेंटीमीटर, है ना। और अगर मान लो की बात 15 से भी कम ले ले, और कम ले ले, हम आगे कर दें, तो हम अगर मान लो की बात है इधर इसको माइनस क्या ले ले, -5 ले ले, और हम लोग इधर -5 लेंगे, तो इधर भी क्या आ जाएगा -5, इधर -5 आएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कितना -1/15 -3/15, है ना, -1 -3, है ना, तो ये बन जाएगा -4/15, तो -4/15 कितना हो जाएगा, 15/4, 15/2 तो 7.5 -3.75, तो 1/-3.75। इसका मतलब बेसिकली u बराबर अगर हम
इसके आगे भी ले ले -5 सेंटीमीटर, तो हमारा v कितना आ रहा है, v आ रहा है हमारा -3.75 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अगर हम इमेज हमारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ऐसे घटाते चले जा रहे हैं, यहां से पास लाते चले जा रहे हैं, तो हमारी इमेज जो है सबसे पहले बनी थी फोकस पे, और फोकस से कहां मूव करती चली जा रही है, आगे मूव करती चली जा रही है ना। इमेज जो है हमारी बेसिकली फोकस पे बनी थी इंफिनिटी रखने पर ऑब्जेक्ट को, और फिर हमारी यहाँ पे मूव करती चली जा रही, और हमारी इसके आगे तो जा नहीं सकती, इसके आगे चली जाएगी तो रियल इमेज बन जाएगी, फिर वो वर्चुअल रहेगी कहां, है ना। और हमारा कॉनकेव जो है वो वर्चुअल ही बनाता है, रियल तो बनाता ही नहीं। इसका मतलब जो हमारी इस बार अगर हम इसमें ऑब्जेक्ट को कहीं से भी रखें, -इन्फिनिटी से लेके इसके कहीं तक भी रखें, तो हमारी जो इमेज डिस्टेंस है वो कहां से कहां तक है, वो 15 सेंटीमीटर से 0 सेंटीमीटर के बीच में ही रहेगी, उसके आगे उसके पीछे कहीं पर भी नहीं होगी। इस वजह से हम कह सकते हैं कॉनकेव लेंस के केस में हमारी 15 सेंटीमीटर एक ऐसी वैल्यू है जिसके जो एक फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट मतलब हमें पता है कि ये पक्की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, इसके आगे हमारी इमेज डिस्टेंस वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, है ना। और प्लस हमारी वो भी है प्रॉपर्टी वगैरह भी तो कहती है कि इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी देन इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, एंड इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑप्टिकल सेंटर एंड कहीं पर भी एट एनी प्लेस, है ना। तो हम लोग की जो वो बनती है इमेज, वो कहां बनती है, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी, तो हमारा 15 सेंटीमीटर से 0 सेंटीमीटर के बीच में ही जो आएगा वो इमेज डिस्टेंस आएगा। इसका मतलब हमारी कॉनकेव लेंस लेने के केस में हमारा बेसिकली क्या आ जाएगा, इमेज डिस्टेंस विल बी अ फाइनाइट वैल्यू दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 15, लेस देन और इक्वल टू इसलिए मैंने बोला क्योंकि 15 सेंटीमीटर के बराबर भी तो आ रहा है, सिर्फ लेस देन नहीं आ रहा है, सिर्फ लेस देन नहीं आ रहा है, इक्वल टू भी आ रहा है 15 सेंटीमीटर के, है ना। क्योंकि हम अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखेंगे तो हमारी ये इमेज कितनी आ रही है, 15 सेंटीमीटर के बराबर भी आ रही है। इस वजह से हमारा ऑप्शन डी लेस देन और इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो होपफुली समझ में आएगा, बहुत डिटेल में इसको मैंने बताया है कि कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम क्या करेंगे, हम इसमें जितने भी केसेस वर्चुअल के मतलब कॉन्वेक्स बन सकते थे, उसमें अगर इमेज डिस्टेंस को वैरी करेंगे तो हमारी अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को वैरी करेंगे तो इमेज डिस्टेंस किस हिसाब से वैरी होगी, और अगर हम कॉनकेव में इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को वैरी करेंगे तो हमारी इमेज डिस्टेंस के हिसाब से वैरी होगी। और हमें पता चला कि इसमें क्या है, हमारी एक फाइनाइट वैल्यू तक आ रही है 15 से लेके 0 तक, यानी कि हमारी लेस देन और इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आ रही है हमारी इमेज डिस्टेंस, इससे ज्यादा इससे कम नहीं आएगी, है ना। तो होपफुली समझ में आएगा, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन बताया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्या कहता है कि 8th क्वेश्चन है ना, क्या कहता है, असर्शन रीजन टाइप का है। असर्शन क्या कहता है, टिनी एयर मॉलिक्यूल्स स्कैटर ब्लू लाइट मोर देन रेड लाइट। अच्छा, हम लोग का स्कैटरिंग हो गया, स्कैटरिंग का फिनोमेना। स्कैटरिंग किसकी होती है, देखो स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग है ना, स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा की पावर 4। 1 अपॉन लैम्डा की पावर 4 मतलब जिसका वेवलेंथ कम होगा उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी। अच्छा, अब हम लोग की वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होता है, वेव ग्योर। अच्छा, वेव ग्योर। अच्छा, तो हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें क्या बोला है, ब्लू की बात की है और ब्लू और रेड की बात की है, ब्लू और रेड की बात की है। तो ब्लू का वेवलेंथ कम होगा, ब्लू का वेवलेंथ कम होगा तो ब्लू की स्कैटरिंग ज्यादा होगी, ब्लू की स्कैटरिंग ज्यादा होगी। तो इसमें क्या बोला है, टिनी एयर मॉलिक्यूल्स भी वेरी इंपॉर्टेंट है। लार्ज एयर मॉलिक्यूल्स स्कैटरिंग नहीं करेंगे, वो सबकी बराबर करते हैं ना। तो टिनी एयर मॉलिक्यूल्स स्कैटर ब्लू लाइट मोर देन रेड लाइट। तो सही बात है, जो स्कैटरिंग होगी वो टिनी एयर मॉलिक्यूल्स करेंगे और वो ब्लू लाइट की ज्यादा होगी रेड लाइट से, ठीक है ना। तो वो हमारे टिनी एयर मॉलिक्यूल्स की जो स्कैटरिंग करेंगे ब्लू लाइट की वो ज्यादा होगी रेड लाइट से, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास बात आती है किसकी, रीजन क्या कहता है, तो हमारा असर्शन तो ट्रू है। फिर उसके बाद रीजन आता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज ग्रेटर फॉर ब्लू लाइट देन रेड लाइट। अच्छा, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमारा वेवलेंथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली मतलब हम लोग का जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। अच्छा, तो इसमें क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज ग्रेटर फॉर ब्लू लाइट देन रेड लाइट। अच्छा, मतलब ब्लू लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसी भी मीडियम के लिए वो हमारा क्या होगा, रेड लाइट से ज्यादा होगा। हाँ भाई, क्यों, क्योंकि ब्लू लाइट का क्या है, वेवलेंथ कम है, ब्लू लाइट का वेवलेंथ कम तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। तो हमारा रीजन भी ट्रू है, अब असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं, मतलब असर्शन को क्या रीजन एक्सप्लेन कर पाता है। तो हमारा क्या कहता है, टिनी एयर मॉलिक्यूल्स स्कैटर ब्लू लाइट मोर देन रेड लाइट बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज ग्रेटर फॉर ब्लू लाइट देन रेड लाइट। नहीं
ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमारा बेसिकली स्कैटरिंग इसकी ज्यादा क्यों होती है, स्कैटरिंग ब्लू लाइट की ज्यादा इस वजह से होती है क्योंकि हमारा बेसिकली ये वेवलेंथ ब्लू लाइट का कम होता है, सॉरी हाँ, तो हमारी किसकी स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट की ज्यादा होती है, किससे, रेड से ब्लू की जो है स्कैटरिंग ज्यादा होती है क्योंकि इसका वेवलेंथ कम होता है, ना कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, इस वजह से इसकी स्कैटरिंग होती है। ये सही रीजन नहीं है, इसका वेवलेंथ कम होता है इस वजह से इस ब्लू लाइट का स्कैटरिंग ज्यादा होती है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्कैटरिंग से कोई लेना देना नहीं है ना। तो स्कैटरिंग ज्यादा क्यों होगी ब्लू लाइट की, क्योंकि उसका वेवलेंथ कम है, ना कि स्कैटरिंग इसलिए ज्यादा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ना भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ज्यादा होने से स्कैटरिंग का ज्यादा होने कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कैटरिंग तब ज्यादा होगी जब वेवलेंथ कम होगा, ब्लू का वेवलेंथ कम है, तो हमारा बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये करेक्ट रीजन तो है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि स्कैटरिंग का पार्ट भी सही बोला है जो ये है कि ब्लू की स्कैटरिंग ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पार्ट भी सही बोला है कि ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा है, बट जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत है कि स्कैटरिंग और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई रिलेशन है, उसका कोई रिलेशन नहीं आपस में। तो ऑप्शन डी हम लोग का बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट, सॉरी इज नॉट, है ना, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ठीक है, अब हमारे पास आता है 9th क्वेश्चन। ठीक है, 9th क्वेश्चन अब हम करते हैं अपना, क्या कहता है 9th क्वेश्चन हम लोग को, एक सर्किट बना हुआ है, सर्किट ऐसे से बना हुआ है, कैसे, ये है सर्किट हमारा, ठीक है, ये L1 लगा है, ये हमारा L2 लगा है ना, फिर ये हमारा L3 लगा है, ये हमारा L4 लगा है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब क्या बोला है, इन द सर्किट गिवन बिलो, इस सर्किट में आइडेंटिफाई द लैम्प, कौन सा लैम्प ऐसा है हुज फेलियर वुड नॉट इंटरप्ट द पावर सप्लाई टू द अदर लैम्प्स। मतलब इनमें से किस लैम्प को मैं हटा दूं जिससे हमारे बाकी 3 लैम्प्स पे कोई फर्क ना पड़े, मतलब वो जलते रहे। अच्छा, अगर मैं L1 को हटाऊंगा, अगर मैं ध्यान से देखो, अगर मैं L1 को हटा दूं तो क्या होगा, L1 को हटा दूंगा तो करंट आया 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 और यहाँ पे रुक गया भाई, करंट के पास जाने के लिए रास्ता ही नहीं बचा क्योंकि वो L1 के रास्ते से ही जा रहा था। तो अगर हम L1 को हटा देंगे तो ये तीनों नहीं जलेंगे, L1 को हटा देंगे तो ये तीनों नहीं जलेंगे। तो हमारा L1 तो ऐसा सही आंसर नहीं है क्योंकि हमसे तो पूछा ये गया ना किसको हटा दें और बाकी तीनों पे फर्क ना ही पड़े, है ना। तो L1 को हटाएंगे तो तीनों पे फर्क पड़ेगा, सही बात है। आप L1 को हटा नहीं सकते। अब अगर हम L2 को हटा देंगे, L2 को हटा देंगे तो इधर से देखो करंट निकला निकला आया 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 आया, इधर से गया गया। आप L2 को हटाएं तो ये रास्ता तो बंद हो गया, ये रास्ता बंद हो गया, लेकिन ये रास्ता तो खुला है। तो ये रास्ता तो खुला है तो हमारा करंट आया आया गया गया गया, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। तो L1 से भी जाएगा, L3 से भी जाएगा, L4 से भी जाएगा। तो L2 हटाने से हमारे इन तीनों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो L2 तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिर भी हम L3 L4 को भी चेक कर लेते हैं, है ना। अगर हम L3 को हटा देंगे तो L3 को हटाएंगे तो हमारा करंट आया 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 इस पॉइंट पे जाएगा, इस पॉइंट पे जाएगा। तो अब इसके पास देखो, इसके पास नीचे वाला रास्ता तो बचा ही नहीं क्योंकि L3 को हटाने से नीचे वाला सर्किट तो खराब हो गया, नीचे वाला सर्किट तो टूट गया। तो अब हमारा नीचे करंट जाएगा ही नहीं, यानी कि L4 के पास हमारा करंट जाएगा ही नहीं। तो सिर्फ हमारा करंट ऐसे आके ऐसे ही होके रह जाएगा, L4 के पास नहीं जाएगा। तो हमारा सिर्फ एक लैंप पे तो फर्क पड़ा ना L3 को हटाने से, L3 को हटाने से L4 पे फर्क पड़ा ना। L1 और L2 पे भले ही ना पड़ा लेकिन L4 पे तो पड़ा ना। हमें तो ऐसा चाहिए जिससे तीनों पे फर्क ना पड़े। अब L4 को अगर हटा देंगे, L4 को अगर हटा देंगे तो फिर से हमारा ये वाला सर्किट टूट गया, ये वाला सर्किट फिर से टूट गया। तो करंट यहाँ पे फिर से नहीं जाएगा, तो L3 पे हम लोग का करंट नहीं जाएगा, फिर हम लोग का करंट ऐसे ही होके रह जाएगा। इसका मतलब L4 को भी नहीं हटा सकते वरना L3 में करंट नहीं जाएगा। तो हम L2 को ही हटाएंगे तभी हमारा ऐसा होगा कि L2 को हटाने पर इसमें पावर में कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें हमारे तीनों जो L1 L3 और L4 है वो जलते रह जाएंगे। इस वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी L2 को अगर हटा देंगे तो हमारा बेसिकली L1 L3 L4 क्या होंगे, तीनों आराम से जलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से जलेंगे। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ वाटर आर एडेड टू 3 सिलिंड्रिकल जार्स। अच्छा, 3 सिलिंड्रिकल जार्स हैं, अच्छा ए बी सी, ओके, ऑफ सेम हाइट एंड रेडियाई। अच्छा, उनकी हाइट जो है वो सेम है और रेडियाई कैसी है, आर बी सबसे कम है, आर ए उससे ज्यादा है और आर सी सबसे ज्यादा है। बना लेते हैं, हाइट तीनों की सेम है मतलब, और रेडियस क्या है, आर बी की सबसे कम है मतलब। मान लेते हैं ये है हमारा क्या, वो ये है हमारा बी, ठीक है, फिर ये है हमारा ए जिस तरीके से, और इन दोनों की हाइट बराबर है। फिर उसके बाद ये हमारा
सी, ठीक है, ये हमारा ए, ये हमारा सी। तो हमारे हम लोग को क्या बोला है कि बी की सबसे कम है रेडियस, ए की उससे ज्यादा है रेडियस, सी की सबसे ज्यादा है रेडियस, और इन तीनों की हाइट जो है वो बराबर है, ठीक है। अब क्या बोला है, इनमें इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ वाटर ऐड किया गया, इसमें बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड किया गया। अच्छा, अब इफ यू ब्लो एयर इनटू द माउथ ऑफ दीज जार्स, हम लोग अगर इसमें एयर ब्लो करेंगे तो विच ट्यूब विल प्रोड्यूस द श्रिलेस्ट नोट, तो इसमें से सबसे श्रिल जो नोट होगा वो किससे निकलेगा। अब ध्यान से देखो, इन सब में अगर हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ पानी भरेंगे, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ पानी भरने का मतलब है, ध्यान से देखो, अब मान लो की बात, ये बड़ा सा टब है, ये बड़े से टब में अगर हम सेम वॉल्यूम का पानी भरेंगे तो इसमें यहीं तक पानी रह जाएगा। अगर हम मान लो की बात है 200 मीटर क्यूब है ना, 200 मीटर क्यूब वॉल्यूम का पानी भर रहे हैं, तो मान लो की बात है वो पानी, क्योंकि ये ट्यूब बहुत बड़ा रेडियस का है, इतनी बड़ी रेडियस का है, तो पानी यहाँ पर इतना ऐसे 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 यहाँ पर रह जाएगा इतना, ठीक है। अब ये उससे कम रेडियस का है तो हमारा पानी इससे ऊपर भी चढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो बराबर है, जितना वॉल्यूम इधर है वॉल्यूम इतना भी उधर ही भी है, इधर भी है, तो वॉल्यूम यहाँ पर भी आएगा ऐसे 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 ऐसे, है ना, कुछ इस तरीके से। अब और ये तो सबसे पतला है, अगर ये सबसे पतला है तो इसमें तो बहुत ऊपर तक आएगा इक्वल वॉल्यूम, है ना। तो इतना, इसमें तो बी में बहुत ज्यादा भर गया है पानी, है ना, ये तो बहुत ज्यादा रेडियस का है, तो इसमें पानी यहां तक रहेगा, इक्वल वॉल्यूम, इसमें भी इक्वल वॉल्यूम, तो यहां तक आ जाएगा, बी में तो इतने ऊपर आ जाएगा। अब हमारा श्रिलेस्ट नोट पूछा है, तो श्रिल सबसे ज्यादा क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो सबसे ज्यादा श्रिल होता है। तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, हमारा फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा होती है जिसमें एयर कॉलम सबसे कम होता है। एयर कॉलम सबसे कम होता है, देखो इसमें एयर कॉलम कितना है, इतना है, इसमें एयर कॉलम कितना है, इतना है, इसमें एयर कॉलम कितना है, इतना है। एयर कॉलम सबसे कम किसमें, एयर कॉलम सबसे कम बी में, एयर कॉलम सबसे कम बी में है, तो हमारा बेसिकली एफ क्या होता है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, एल यानी कि लेंथ ऑफ एयर कॉलम। तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम जिसमें सबसे कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा श्रिल होगा। तो हमारा बी जो होगा उसमें फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी जो लेंथ ऑफ एयर कॉलम सबसे कम है तो उसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, इस वजह से बी हमारा सबसे ज्यादा श्रिल होगा जब हम उसमें फूंकेंगे, जब उसमें हम एयर ब्लो करेंगे। तो हमारा बेसिकली ऑप्शन बी है ना, इसका कौन सा क्वेश्चन का, क्वेश्चन 10 का हमारा ऑप्शन बी हम लोग का हो जाएगा सही आंसर। तो बी विल बी आर करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें सबसे कम एयर कॉलम है तो इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो ये सबसे ज्यादा श्रिल होगा, है ना। होपफुली समझे होगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अ मेटालिक वायर इज स्ट्रेच, एक मेटल का वायर है, ठीक है, उसको मैंने खींचा, उसको मैंने स्ट्रेच किया कुछ इस तरीके से, लंबा खींचा, इन सच अ वे दैट इट्स न्यू लेंथ बिकम्स ट्वाइस द ओरिजिनल लेंथ। मतलब मान लो की बात, ये हमारा मेटल का वायर है ऐसा, ठीक है, तो अब मैंने उसको खींच के क्या किया है, उसको उसकी लेंथ का डबल कर दिया है कुछ इस तरीके से। ये हमारा ये एल है और ये हमारा 12, तो ये हमारा मेटालिक वायर है, इसको हमने खींच के लंबा कर दिया, डबल कर दिया अपनी लेंथ का, इसकी लेंथ का, है ना। तो इसमें क्या बोला है, मेटालिक वायर इज स्ट्रेच्ड इन सच अ वे दैट इट्स न्यू लेंथ बिकम्स ट्वाइस द ओरिजिनल लेंथ, हाउ डज इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज मटेरियल डिपेंडेंट, मटेरियल डिपेंडेंट मतलब मटेरियल अलग होगा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बदलेगी, मटेरियल अगर सेम रहेगा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम रहेगी। अगर हम मेटल को खींच देंगे, मेटल को खींचने से मटेरियल थोड़ी ना बदल जाएगा। कॉपर का अगर हमने ये मेटल, कॉपर का हमने अगर क्या लिया, मेटालिक वायर लिया, कॉपर का मेटालिक वायर, अगर हम उसको खींच देंगे रहेगा तो कॉपर ही ना, एल्यूमिनियम थोड़ी ना बन जाएगा खींचने से। तो हमारा बेसिकली रहेगा कॉपर, तो मटेरियल अगर सेम तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहेगी सेम, तो हम कह सकते हैं कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी हमारा डी रिमेन्स सेम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सिर्फ मटेरियल डिपेंडेंट होती है, यानी कि मटेरियल बदलेगा तो हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बदलेगी, मटेरियल सेम तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम। तो मटेरियल तो सेम ही है, चाहे खींचो चाहे दबाओ चाहे इसका कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो होपफुली समझे होगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, इसका क्या कहता है क्वेश्चन 12, ठीक है। क्वेश्चन 12 क्या कहता है, द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स R1 एंड R2 व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल इज। अच्छा, करेक्ट फॉर्मूला पूछा है किसका, जब हम दो रेजिस्टर्स R1 और R2 को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो अब हम मान लेते हैं, अगर हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1/Req बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, है ना। अगर हम दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमारा यही तो फॉर्मूला होता है 1/Req, वेयर Req इज R इक्विवेलेंट बराबर R1 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/Req बराबर इसको हम लिख सकते हैं R2 प्लस R1/R1 R2 कुछ इस तरीके से। अब हम इसको रेसिप्रोकल लेंगे क्योंकि हमारा Req फाइंड करना होता है ना, 1/Req थोड़ी ना। तो Req हमारा कितना आ जाएगा, R1 R2 अपॉन
R1 प्लस R2, मतलब हमारा मल्टीप्लाई अपॉन सम। हम लोग पहले मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ, ऐसे भी कि दो का अगर दो हम लोग को रेजिस्टेंस का क्या निकालना है, पैरेलल में निकालना है, तो मल्टीप्लाई अपॉन सम है ना। तो हमारा Req किसके बराबर आ जाएगा, ऑप्शन बी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो हम लोग का ये हो जाएगा फाइनल आंसर किसका, पैरेलल में कनेक्ट करने पर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 13 है ना। क्वेश्चन 13 क्या पूछता है कि अगर हम लोग क्या करें, मान लो कि हम लोग को गिवन है मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से, और ये हम लोग को गिवन है एक पाथ गिवन है। यहाँ पर हम लोग क्या रख रखा है, कंपास रख रखे हैं। एक कंपास रखा है ऐसे, इधर एक कंपास रखा है ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा ए है, ये हमारा 2 कंपास है, ये फर्स्ट कंपास है। ठीक है, अब क्या बोला है, द डायग्राम बिलो शोज द टॉप व्यू ऑफ द वायर ए। जो हमारा टॉप व्यू है वायर ए, हमारा ये वायर है ए, इसका टॉप व्यू दिखाया गया। टॉप व्यू का मतलब इस वायर को ऐसे देख रहे हैं, ये अगर हमारी देखो ये वायर है तो हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से ऐसे, इस वायर को हम ऊपर से देख रहे हैं टॉप से, है ना। तो इस वायर का टॉप व्यू दिखाया गया है ना। डायग्राम बिलो शोज द टॉप व्यू ऑफ द वायर ए शोन बाय अ क्रॉस एक्स, क्रॉस एक्स से दिखाया गया कैरिंग करंट इनटू द प्लेन, मतलब करंट जो हमारा इनसाइड द प्लेन जा रहा है, वो अंदर की तरफ, बाहर नहीं आ रहा है, ऐसे बाहर नहीं आ रहा है, इनसाइड द प्लेन जा रहा है हमारा करंट। ठीक है, फिर क्या बोला है, विच ऑफ द कंपासेस इज करेक्टली अलाइंड विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा कौन सा कंपास है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइंड है। अच्छा, प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग वायर, तो हमारे जो करंट कैरिंग वायर है, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उसकी ही डायरेक्शन में कौन सा हमारा कंपास है जो अलाइन हुआ हुआ है। तो हम लोग बेसिकली इसमें हम लोग लगाएंगे हमारा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल कहता है कि बेसिकली हम लोग का थंब होना चाहिए उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। करंट जा रहा है इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर मतलब कुछ ऐसे ऐसे, और हम लोग को फिंगर्स को कर्ल उस डायरेक्शन में करना है जिस, तो हम लोग फिंगर्स को जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे उस डायरेक्शन में हमारा क्या आ जाएगा, उस डायरेक्शन में हमारा आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर हम इसको ऐसे थंब को ऐसे इनसाइड द प्लेन करेंगे और थंब ऐसे फिंगर्स को ऐसे कर्ल करेंगे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में आ रही है, और इस डायरेक्शन में हमारा 1 वाला अलाइंड है। देखो ऐसे एरो बना है तो हमारा 1 वाला जो है ऐसे अलाइंड है, 2 वाला तो उल्टा है, यानी हम लोग का ऐसे आ रहा है ना कुछ इस तरीके से। तो ऐसे हम लोग का आ रहा है तो हमारा 1 वाला जो है क्या है, वो करेक्टली सही तरीके से कंपास जो है 1 वाला अलाइंड है। तो ओनली 1 इज अलाइंड है ना। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, ओनली 1 इज अलाइंड, है ना। सिर्फ हमारा 1 वाला जो है वही सिर्फ अलाइन है अपनी सही डायरेक्शन में। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है हम लोगों को कि 3 सब्सटेंसेस ए बी एंड सी ऑफ सेम मास। अच्छा, 3 सब्सटेंसेस हैं ए बी एंड सी, इनका क्या है, मास सेम है, ए बी सी, इन तीनों का मास क्या है, सेम, एम एम एम। ठीक है, क्या बोला गया है, आर प्रेजेंट एट द रिस्पेक्टिव मेल्टिंग पॉइंट, सभी अपने अपने मेल्टिंग पॉइंट पे प्रेजेंट है। ठीक है, ऑन हीटिंग इफ दे मेल्ट कंप्लीटली इन 5 मिनट 7 मिनट्स एंड 3 मिनट्स। अगर ये 5 मिनट में मेल्ट कर रहा है, 5 मिनट, ये 7 मिनट में मेल्ट कर रहा है, और ये 3 मिनट्स में मेल्ट कर रहा है। ठीक है, ये 5 मिनट 7 मिनट 3 मिनट में मेल्ट कर रहे हैं, तो हमें बताना है देन व्हिच सब्सटेंस हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक लेटेंट हीट। इनमें से सबकी सबसे ज्यादा स्पेसिफिक लेटेंट हीट किसकी होगी, मतलब La है ना, Lb और Lc है ना। स्पेसिफिक लेटेंट हीट हम लोग कुछ इसी तरीके से लिखते हैं, La Lb Lc। तो हम लोगों को देखो मास गिवन है और स्पेसिफिक लेटेंट हीट गिवन है ना। तो हम लोग बेसिकली वाला फॉर्मूला सोच लेते हैं, एक ही फॉर्मूला दिमाग में आता है, कौन सा, Q बराबर ml, Q बराबर ml, हम लोग के दिमाग में यही फॉर्मूला आता है। और इधर एक ब्रैकेट में क्या लिखी है लाइन, अज्यूम हीट इज एब्सॉर्ब्ड एट द सेम रेट। हीट हमेशा क्या हो रही है, तीनों की सेम रेट से एब्सॉर्ब हो रही है। मतलब अब हम एक काम करते हैं, इन तीनों को, अब हम इस पूरे को अब ध्यान से देखो, अगर हमारा मास तीनों का सेम है, अगर तीनों का मास सेम है तो हमारा Q किसके प्रोपोर्शनल हो गया, Q हमारा प्रोपोर्शनल हो गया बेसिकली L के सिर्फ, है ना। अगर हमारा तीनों का मास सेम है तो हमारा Q जिसका ज्यादा होगा उसका हमारा बेसिकली L ज्यादा होगा। ठीक है, अब लेकिन हमसे क्या बोला गया है कि तीनों को Q नहीं बराबर है, इन तीनों का रेट ऑफ मतलब क्या, अज्यूम करने को क्या बोला है, हम लोग को अज्यूम करने को बोला हीट इज एब्सॉर्ब्ड एट द सेम रेट, यानी कि एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट, रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट क्या है, वो सेम है तीनों का। रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट मतलब Q अपॉन डेल्टा टी। कभी भी रेट की बात करी जाती है तो हम लोग अपॉन में क्या लगाते हैं, डेल्टा टी, है ना। तो इन तीनों का क्या सेम है, डेल्टा टी। लेकिन हमारा अगर इसके नीचे डेल्टा टी लगाएंगे तो इसके नीचे भी डेल्टा टी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा Q L के प्रोपोर्शनल है Q, और अगर हम इसके नीचे डेल्टा टी लगाएंगे तो इसके नीचे भी लगाना पड़ेगा, ताकि हमारा बेसिकली इक्वेशन मैच करे ना, इक्वेशन बैलेंस रहे। ऐसा थोड़ी ना है कि हम इसके साथ कुछ भी कर दें इक्वेशन के साथ, है ना, इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये वाला साइड ऐसे ही छोड़ दे, है ना, ऐसा नहीं होता। तो अगर हम लोगों का m अगर चला गया, m अगर हमारा कांस्टेंट है तो हमारा Q जो है वो L पे क्या है,
L पे है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब हम अगर इसके नीचे डेल्टा T लगाएंगे और तो हमको इसके नीचे भी डेल्टा T लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमसे ये बोला गया है कि तीनों का Q बाय डेल्टा T बराबर है, तीनों का Q बाय डेल्टा T बराबर है, इसका मतलब तीनों का L बाय डेल्टा T भी बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है, मतलब ये दोनों प्रोपोर्शनल है, Q बाय डेल्टा T इज प्रोपोर्शनल टू L बाय डेल्टा T। इसका मतलब अगर ये तीनों के बराबर है, Q बाय डेल्टा T तीनों का बराबर है ना, तो Q बाय डेल्टा T QA बाय डेल्टा T, QA बाय डेल्टा T इज इक्वल्स टू QB बाय डेल्टा T इक्वल्स टू QC बाय डेल्टा T। हम लोग को ये गिवन है ना, हम लोग को बोला है मास भी तीनों का सेम है और तीनों का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यानी कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, किस रेट से ये तीनों हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो भी सेम है। अगर QA बराबर डेल्टा T बराबर QB बराबर डेल्टा T बराबर QC बराबर डेल्टा T, ये तीनों अगर बराबर हैं तो हमारा बेसिकली ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो हमारा LA बराबर LA बाय डेल्टा T इक्वल्स टू LB बाय डेल्टा T बराबर LC बाय डेल्टा T, ये भी बराबर होंगे। अब हमारा डेल्टा T इन तीनों का कितना है, A का, देखो A का हम लोग को डेल्टा T मतलब चेंज इन टाइम है, ये डेल्टा T मतलब हमारी चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टाइम है ना, कितने टाइम, रेट मतलब टाइम, तो हम लोग यहाँ पे डेल्टा T का मतलब है टाइम, चेंज इन टेम्परेचर नहीं। तो डेल्टा T हमारा यहाँ पे 5 मिनट है, तो ये हमारा 5, इसको 5 लिख देते हैं। ये हमारा कितना है 7, और ये हमारा कितना है 3, ये हमारा 3 है, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मान लेते हैं इसको K लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं K, इसको हम K के बराबर लिख देंगे, तो हमारा LA कितना आ जाएगा, हमारा LA आ जाएगा बेसिकली 5K, LA आ गया 5K, LB हमारा कितना आ जाएगा 7K, और हमारा LC कितना आ जाएगा, LC हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। अब अगर हम तीनों का रेशियो ले लें, तो हमारा LA इज टू LB इज टू LC कितना आ जाएगा हमारा 5:7:3। अब 5:7:3 किसका रेशियो आ गया, LA इज टू LB इज टू LC, यानी कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ A इज टू स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ B इज टू स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ C, कितना आ गया 5:7:3। तो सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, 7 बीच वाले का, यानी कि LB का, यानी कि B वाला जो है इसका जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट होगा वो सबसे ज्यादा होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सब्सटेंस बी का जो होगा क्या, स्पेसिफिक लेटेंट हीट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उसका इस तरीके से हम लोगों ने कुछ सॉल्व किया, अच्छे से लॉजिकल तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया, कुछ ऐसे तुक्का उक्का नहीं मारा कि हम लोगों ने थ्योरी में रटाया, हम लोगों ने प्रॉपर सॉल्व किया है जो क्वेश्चन में लिखा है सब कुछ, कि मास अगर तीनों का सेम है तो हम Q को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानेंगे L के। अब हमसे बोला गया है कि सबका इन तीनों का Q बाय डेल्टा T भी सेम है, Q बाय डेल्टा T मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यानी कि Q बाय डेल्टा T ये भी सेम है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को Q इज प्रोपोर्शनल टू L को हम लोगों ने डेल्टा T से डिवाइड किया, फिर इन तीनों को बराबर किया। अगर ये तीनों बराबर हैं तो हमारा L बाय डेल्टा T भी तीनों का बराबर होगा, तो हमने L बाय डेल्टा T इन तीनों का लिखा। अब डेल्टा T हमारा टाइम था, तो टाइम को हम लोग कैसे लिख लेंगे, 5:7:3, इन तीनों का 5:7:3 टाइम लगा था, फिर हम उसको K के बराबर मान लेंगे, तो LA हमारा आ जाएगा 5K, LB आ जाएगा 7K, LC आ जाएगा 3K, इन तीनों का रेशियो ले लेंगे तो LA इज टू LB इज टू LC 5:7:3 आ जाएगा। तो हमारा सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा है 7 यानी कि LB, यानी कि सब्सटेंस B का जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट है वो सबसे ज्यादा आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, है ना, तो होपफुली समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, नेक्स्ट है 15, है ना, विच इज द लास्ट एमसीक्यू आल्सो, ठीक है। तो लास्ट एमसीक्यू है हमारा, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन कि एन एटम ऑफ लिथियम, एक एटम है लिथियम का जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, 3 प्रोटॉन्स हैं एंड और 4 न्यूट्रॉन्स हैं, 4 न्यूट्रॉन्स है। अच्छा, हमसे पूछा क्या है मास नंबर मतलब ए हमारा कितना होता है, ए होता है हमारा जितने प्रोटॉन्स होते हैं और जितने हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका एडिशन। तो कितने प्रोटॉन्स है 3 है और न्यूट्रॉन्स कितने 4 है, तो हमारा मास नंबर कितना हो गया 7, है ना, ऑप्शन सी 7। हम लोग का 7 क्या हो जाएगा, मास नंबर हो जाएगा, थल फॉर अ रीजन, यस है ना। तो हम लोगों का बेसिकली क्या हो गया C7 विच इज आवर मास नंबर, है ना। एंड इसी के साथ हमारे एमसीक्यूज होते हैं खत्म, है ना। होपफुली समझ में आए होंगे सारे एमसीक्यूज मैंने बिल्कुल एकदम लॉजिक से बताया, बिल्कुल एक भी किसी में जल्दबाजी नहीं करी, आराम से बहुत टाइम लेके आराम से बताया है ताकि समझ में आए एकदम, क्योंकि ये बहुत ही कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लॉजिकल थे, बहुत ही अच्छे थे, है ना। तो होपफुली सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है ना। किसी में मैंने तुक्का उक्का नहीं मारा, सीधे सब कुछ एकदम सही एकदम बताया है ना, लॉजिक दे दिया है, कहीं से भी आप चेक कर लेना, कहीं से भी चेक कर लेना, सब लॉजिक सारे के सारे सही है ना। तो होपफुली समझे हो कि बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है ना। इसमें पहला पार्ट क्या कहता है, कंप्लीट द फॉलोइंग में चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट से चुन के हम लोग को करेक्ट आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, अ कार इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक कार है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रही है ना। कुछ एक कार है कुछ इस तरीके से, ये कार, इसके दो पहिए इधर दो पहिए इधर है ना, सर्कुलर मोशन में ऐसे घूम रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द पाथ इज, तो डायरेक्शन तो टायर और पाथ के बीच में जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन है वो कहां है। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन हमारा बेसिकली जो हमारा फ्रिक्शन होगा वही हमारा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर होगा, है ना। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, फ्रिक्शन। अब आप कहोगे भैया ये तो ऐसे नहीं होगा, ये हमारा जो फ्रिक्शन होगा ना वो ऐसे टेंजेंशियल होगा, तभी तो हमारी गाड़ी ऐसे चल रही होती है, तभी तो फ्रिक्शन पीछे खींच रहा होता है। मैंने कहा नहीं भाई, वो तो उस केस में जब हमारी सीधी रोड होगी, बट इधर हम लोगों का क्या है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, यानी कि गोल गोल घूम रहा है, तो हमारा जो फ्रिक्शन है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अब एक काम करो, कैसे मैं अब मैं लॉजिक बताता हूं कि मैंने इसको कैसे कहा कि जो हमारा फ्रिक्शन है वो बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर कैसे लगा रहा है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स तो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, तो हमारा बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स कैसे हमारा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। इसको हमारा सिंपल सा लॉजिक है। हमारा कोई भी, जैसे अगर हम लोग रस्सी में बांधते हैं, अगर हम रस्सी में ऐसे ऐसे बांधते हैं, कोई भी चीज ऐसे ऐसे रस्सी में बांध के घुमाते हैं, गोल गोल ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, है ना, ऐसे ऐसे रस्सी में बांध के घुमा रहे हैं, अगर हमारी रस्सी टूट जाए, है ना, अगर हमारी रस्सी टूट जाए तो कैसे जाता है, अगर हमारे ऐसे ऐसे घुमा रहा है, रस्सी टूट जाए तो वो ऐसे टेंजेंशियल पाथ में सीधा चला जाता है। जो भी ऑब्जेक्ट हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, पत्थर मान लो कि बाद रस्सी में बांधे घुमा रहे हैं, रस्सी अगर टूट जाए तो हमारा जो पत्थर है वो सीधा ऐसे चला जाता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। उसी हिसाब से अगर हम बेसिकली क्या करें, मान लो की बात, ये कार ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है, और एकदम से फ्रिक्शन हट जाए, एकदम से फ्रिक्शन हट जाए तो क्या होगा, ये फ्रिक्शन जैसे ही हटेगा ये चिकनी हो जाएगी रोड, एकदम स्लिपरी रोड, एकदम स्लिपरी होगी, और तो हमारी जो कार होगी वो बेसिकली एकदम सीधा निकल जाएगी। तो ये सीधा निकल गई, तो ध्यान से देखो दोनों केसेस काफी सिमिलर है। पिछले वाले केस में क्या था, जो हमारी रस्सी थी उसमें जो टेंशन फोर्स है, जो रस्सी का टेंशन फोर्स है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा था, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा था टुवर्ड्स द सेंटर। इसी वजह से हमारा बेसिकली क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स होने की वजह से हमारी जो वो थी रस्सी में जो पत्थर बना था वो घूम रहा था, और जैसे ही रस्सी टूटी वैसे ही हमारा टेंजेंशियल पाथ में हमारा पत्थर चला गया। वैसे ही यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो भी सेम हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है टुवर्ड्स सेंटर, और जैसे ही हमारा फ्रिक्शन फोर्स गया, गायब हो गया, यानी कि रोड स्लिपरी हो गई, तो हमारी जो कार होगी वो एकदम सीधे एकदम निकल जाएगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में। इस वजह से हमारा जो फ्रिक्शन है वो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको होपफुली किसी ने गलत नहीं किया होगा, ये हमारा आ जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर, तो हमारा फ्रिक्शन जो है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो आंसर है इसका टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, ये हो जाएगा पहले पार्ट का आंसर। फिर पार्ट बी क्या कहता है, पार्ट बी कहता है व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम इट्स वेवलेंथ इंक्रीजेस या डिक्रीजेस। अच्छा, मान लो की बात है ये हमारा है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ये हमारा ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ठीक है, ये हम लोग नॉर्मल बना लेते हैं। ये हमारे पास आई रे ऑफ लाइट, और ये कुछ इस तरीके से बेंड हो गई, ये इस तरीके से बेंड हो गई। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि अगर ये हमारा पहला मीडियम है या अगर हमारा दूसरा मीडियम है, तो हमारा बेसिकली अगर हम इसको लिखें कैसे, इसको हम लिखें μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि μ2 बाय μ1, तो हमारा μ2 क्या है, हमारा ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, और μ1 क्या हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो हमारा बेसिकली ये वाला कम होगा, μ2 कम होगा, μ1 ज्यादा होगा, है ना। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि v1 अपॉन v2, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ऑप्टिकली रेयर मीडियम इक्वल्स टू, ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम डिवाइड बाय लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ऑप्टिकली रेयर मीडियम, है ना, कुछ इस तरीके से। तो अगर हम डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहे हैं, तो डेंसर से रेयर मीडियम में जाएंगे, तो हमारा ध्यान से देखो, अगर हम डेंसर से रेयर मीडियम में जाएंगे तो हमारा कुछ इस हिसाब से रेशियो, तो हम लोग इस कैसे लिख सकते हैं, λ1 बाय λ2 बराबर μ2 बाय μ1, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमने क्या बताया कि ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, अब ऑप्टिकली रेयर मीडियम है तो हमारा μ2 जो होगा वो कम होगा μ1 से, μ2 जो होगा वो कम होगा μ1 से, मतलब μ2 इज लेस देन μ1, है ना, μ2 इज लेस देन μ1। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं μ2 बाय μ1 इज लेस देन 1, है ना, μ2 बाय μ1 इज लेस देन 1, क्योंकि अगर इसको हम इससे डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, μ2 बाय μ1 इज लेस देन 1, और μ2 बाय μ1 किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसको कह सकते हैं λ1 बाय λ2
इज लेस देन 1, लैम्डा लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज लेस देन 1, तो लैम्डा 1 लेस देन लैम्डा 2, लैम्डा 1 आ गया लैम्डा 2 से कम, यानी कि इसमें जो हमारा वेवलेंथ है वो कम है और इसमें जो वेवलेंथ है ज्यादा है, यानी कि बेसिकली कम वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ में लाइट जा रही है, हमारी लाइट जो है वो कम वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ में जा रही है, तो हमारी वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मैंने लॉजिकल तरीके से बता दिया, मैथमेटिकल तरीके से प्रूफ करके बताती है सिंपली, है ना, कि अगर हमारा क्या होगा, ये होगा क्या, ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, इसमें अगर हमारी लाइट रह जाएगी तो वेवलेंथ क्या होगी, हमारी बढ़ जाएगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो हमारी वेवलेंथ बढ़ जाएगी, कुछ इस तरीके से, है ना। म्यू2 बाय म्यू1 है, म्यू2 अगर हमारा म्यू1 से कम होगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू2 बाय म्यू1 लेस देन 1, म्यू2 बाय म्यू1 लेस देन 1 है तो हमारा ये जो म्यू2 बाय म्यू1 लेस देन 1 है तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 भी लेस देन 1 होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 लेस देन 1, तो हमारा लैम्डा 1 किसके कम हो जाएगा, लैम्डा 2 से, यानी कि लैम्डा 1 कम है, लैम्डा 2 ज्यादा है, यानी कि हमारी रे ऑफ लाइट कम वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ में जा रही है, यानी कि इंक्रीज कर जा रही है, तो हमारी वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीजेस, तो इसको हम लिख देंगे क्या, इंक्रीजेस, ठीक है। फिर सी पार्ट आता है, सी पार्ट क्या कहता है, द लिड ऑफ अ कैलोरीमीटर मिनिमाइजेस हीट लॉस बाय कन्वेक्शन, सिंपल, ये तो सिंपल सा सेलिना की बुक में भी लिखा है कि लिड ऑफ अ कैलोरीमीटर, क्योंकि हमारी बेसिकली जो वो होती है ना क्या, हीट लॉस ऐसे कन्वेक्शन के फॉर्म में ऐसे जो हमारी हो भी सकती है कि ऐसे राइज हो सके हीट ऊपर की तरफ, तो राइज होती है ऊपर की तरफ हीट, उसको हम कन्वेक्शन फॉर्म कहते हैं, कन्वेक्शन को रोकने के लिए ऊपर से हम ढक्कन लगा देते हैं ताकि ऊपर की तरफ ऐसे जो हीट है वो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके ना जाए, तो उसके लिए ढक्कन लगा देते हैं, तो हमारे कन्वेक्शन को हम रोकने के लिए लिड लगाते हैं, तो हमारा कन्वेक्शन हो जाएगा इस पार्ट का आंसर, है ना, कन्वेक्शन, ये हम लोग लिड लगाते हैं कैलोरीमीटर में, इसके लिए टू मिनिमाइज द हीट लॉस। फिर उसके बाद बात आती है क्या, डी पार्ट क्या कहता है, क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स, क्वालिटी ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे, वेव फॉर्म पे, अरे सिंपल सी बात है, वेव फॉर्म पे क्वालिटी डिपेंड करती है, क्वालिटी या फिर टिम्बर, क्वालिटी या फिर टिम्बर हमारे वेव फॉर्म पे डिपेंड करती है, और हमारी लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, वेव फॉर्म पे, वेव फॉर्म इज आवर आंसर, ठीक है। फिर ई पार्ट क्या कहता है कि a substance whose resistance becomes almost negligible at a temperature near absolute zero is called, अच्छा, जिसका रेजिस्टेंस जो होता है एकदम मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाए, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, मतलब उसमें करंट हमेशा फ्लो कर सके, करंट हमेशा फ्लो कर सके, उसको हम कहते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर, है ना, तो उस सब्सटेंस में जिसमें हमें कभी मतलब रेजिस्टेंस इतना हो कि मतलब हो ही ना बेसिकली, तो और करंट हमेशा हमेशा फ्लो कर सके, तो हम उसको कहते हैं सुपर कंडक्टर, है ना, क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर, क्योंकि करंट हमेशा फ्लो कर रहा है ना, सुपर कंडक्टर, कंडक्टर, ठीक है, दिस इज आंसर। फिर एफ पार्ट क्या कहता है हम लोग से, डैश रेडिएशन डिविएट्स मिनिमम इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी रेडिएशन है जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड में कम, है ना, कम क्या करती है, डिविएट करती है, अल्फा या बीटा, तो अब ध्यान से देखो, अल्फा होती है हेवियर, अल्फा होती है हेवियर, बीटा होती है लाइट, है ना, हम लोग रेडियो एक्टिविटी में पढ़े हुए हैं कि अल्फा होती है हमारी हेवियर रेडिएशंस और बीटा होती है लाइटर रेडिएशन, तो जो हमारी जो हल्की रेडिएशंस होंगी उनको ऑब्वियसली बात है मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, ज्यादा डिविएट करा लेगी, जो हल्का है उसको जरा सा भी हवा का झोंका, मतलब जो भी हवा, मतलब मैं इस वे में बता रहा हूँ कि मान लो की बात है, कुछ पत्ते ऐसे पड़े हुए हैं, है ना, सूखे पत्ते, अब हवा चलेगी तो वो पत्ते हैं क्या, वो ऐसे उड़ के चले जाएंगे, इस वजह से हमारे क्या हो जाएंगे, तो हमारी जितनी भी हल्की चीज होगी वो क्या होगी, वो उस पर अगर जरा सा भी फोर्स लगेगा वो उड़ के चला जाएगा, तो हमारा बीटा क्या होता है, बीटा इज लाइटर देन अल्फा पार्टिकल, तो बीटा अगर लाइट है तो वो ज्यादा डिविएशन शो करेगी, क्योंकि उस पर मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा लग जाएगा, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ज्यादा लगेगा तो वो बेसिकली ज्यादा डिविएट करेगा, तो बीटा ज्यादा डिविएट करेगा तो कम कौन डिविएट करेगा, अल्फा, है ना, तो ज्यादा कौन डिविएट किया, बीटा, तो कम कम कौन किया, अल्फा, तो हम लोग का इधर पूछा क्या है कि कौन सी रेडिएशन डिविएट करती है कम मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमारी अल्फा जो होती है वो बेसिकली कम डिविएट करती है मैग्नेटिक फील्ड में, तो अल्फा रेडिएशन हम लोग की क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड में कम डिविएट करती है ना, होपफुली समझे होगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसी क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 क्या कहता है, स्टेट टू फैक्टर्स ऑन विच द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी किस पे डिपेंड करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना, पेपर प्रेजेंटेशन भी तो इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करता है, शेप ऑफ बॉडी एंड distribution of mass inside the body, distribution of mass inside the
बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास उस पर भी डिपेंड करता है। तो शेप ऑफ अ बॉडी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करती है। फिर थर्ड पार्ट क्या पूछा, थर्ड पार्ट वेरी एक और अच्छा क्वेश्चन क्या कहता है कि लता कट्स अ पोटैटो, केस 1 क्या गिवन है कि लता कट्स अ पोटैटो इनटू 2 हाफ्स, है ना। मैं इसको समझा देता हूं और मैं यहाँ पे लिख दे दूंगा, फिर आंसर वहां समझा देता हूँ, ठीक है। लता कट्स अ पोटैटो इनटू 2 हाफ्स यूजिंग अ कटर व्हिच बिलोंग्स टू अ क्लास 2 लीवर। तो लिखा है कि लता कट्स अ पोटैटो इनटू 2 हाफ्स, है ना। लता ने क्या किया, एक पोटैटो को, एक आलू को 2 हाफ्स में कट किया यूजिंग अ कटर व्हिच बिलोंग्स टू अ क्लास 2 लीवर, एक कटर से जो एक क्लास 2 लीवर से है। अच्छा, मान लो की बात, हमारा कटर कुछ ऐसा सा दिखता है, कैसा, ये हमारा फलक्रम है, ठीक है, ये हमारा कटर है और ये हमारा ब्लेड जाता है, कुछ इस तरीके से ब्लेड है, ठीक है, ऐसे ब्लेड है। यहाँ पे आलू रखा हुआ है, ये रखा है आलू, है ना। तो यहाँ पर लगेगा लोड, ठीक है, ये हमारा फलक्रम है, और यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, एफर्ट, यहाँ पर लगाएंगे क्या, एफर्ट, ठीक है। तो ये है लोड आर्म, क्योंकि हमारा सेकंड क्लास सेकंड लीवर में क्या होता है, हमारा लोड बीच में होता है ना, लोड बीच में होता है फलक्रम और हमारे एफर्ट के, ठीक है। तो हम लोगों ने लोड को बीच में रख दिया, फलक्रम एफर्ट के, ठीक है। अब हम लोग इसका मैकेनिकल एडवांटेज कैसे लिखते हैं, इसका मैकेनिकल एडवांटेज होता है क्या, एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म मतलब फलक्रम से एफर्ट की डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फलक्रम से एफर्ट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइड बाय लोड आर्म, लोड आर्म मतलब फलक्रम से लोड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कुछ इस तरीके से। तो एमए बराबर होता है हमारा एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ठीक है। अब हम लोग से क्या पूछा है कि लता कट्स अ पोटैटो इनटू 2 हाफ्स यूजिंग अ कटर व्हिच बिलोंग्स टू क्लास 2 लीवर, शी नीडेड एफर्ट E1, इसमें इसको कितना एफर्ट लगा, E1 एफर्ट लगा, E1 एफर्ट लगा। अच्छा, फिर क्या बोला है, केस 2 देन शी कट्स 1 हाफ ऑफ दिस पोटैटो अगेन, मतलब इसको आधा काटने के बाद फिर से इसको आधा काटा और आधा काटा, मतलब तो इसको फिर से मतलब ऐसे बना लिया कुछ इस तरीके से, ये फिर से है ऐसे। इस बार एफर्ट इसको कितना लगा, E2, इस बार इसको एफर्ट लगा E2 तो इस तरीके से, ये F, ये है L, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसको इस बार कितना एफर्ट लगा, देन शी कट्स 1 हाफ ऑफ दिस पोटैटो अगेन बट दिस टाइम शी नीडेड एफर्ट E2 इफ E1 इज ग्रेटर देन E2। हमसे क्या बोला गया, E1 जो है वो E2 से ज्यादा है। अच्छा, E1 जो है वो E2 से ज्यादा है, ओके, E1 जो है वो E2 से ज्यादा है। तो क्या पूछा है, इन विच केस, फर्स्ट या सेकंड, इन दोनों में से किस केस में, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में, किस केस में वॉज द पोटैटो क्लोजर टू हर हैंड, तो उसमें से इन दोनों में से किस केस में जो पोटैटो है उसके हाथ के करीब, हाथ कौन सा है, हाथ है ये, पोटैटो कहाँ है ये, तो पोटैटो किस वाले केस में इन दोनों में से उसके हाथ के करीब होगा। अच्छा, अज्यूम नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सर्फेस ऑफ द पोटैटो इज सेम इज बोथ केसेस, है ना। तो कुछ अजम्पशन मानने को बोला और गिव अ रीजन भी पूछा है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि किस वाले केस में क्या होगा कि हमारा जो आलू होगा वो इसके हाथ के करीब हो, हाथ मतलब हमारा एफर्ट से, हाथ से ही तो एफर्ट लगाएंगे कुछ इस तरीके से, हाथ पे एफर्ट लगाएंगे तो हमारा बेसिकली यहाँ पर हमारा हाथ है, यहाँ पर हमारा आलू है, तो ये जो डिस्टेंस है ये किस में कम होगी। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमसे बोला गया है कि एफर्ट 1 जो है, ये वाला जो एफर्ट है वो E2 से ज्यादा है। अच्छा, अगर हमारा E1 E2 से ज्यादा है तो हम लोगों को E1 E2 और इसको रिलेट करना है, मतलब इसको रिलेट करना है, इसको और इससे रिलेट करना है। तो हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, एफर्ट को एमए से रिलेट कर सकते हैं, ये नहीं, एमए हमारा क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है हमारा लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट, यानी कि जिसका एफर्ट ज्यादा होगा उसका मैकेनिकल एडवांटेज कम होगा, ठीक है, जिसका एफर्ट ज्यादा होगा उसका मैकेनिकल एडवांटेज कम होगा, यानी कि E1 अगर ज्यादा है E2 से, हमारा MA क्या होगा, MA1 कम होगा MA2 से, MA1 कम होगा MA2 से, ठीक है। हमारा MA1 जो होगा वो MA2 से कम होगा, यानी कि इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो इसके मैकेनिकल एडवांटेज से कम। फिर हमारे पास बात आती है कि हमारा एफर्ट आर्म, हमसे बोला गया है कि आलू जो है उसकी डिस्टेंस चेंज हुई है, क्योंकि आलू की डिस्टेंस चेंज हुई है, आलू की डिस्टेंस चेंज हुई है, इसका मतलब ये है कि बेसिकली हमारा लोड आर्म चेंज हुआ है, क्योंकि एफर्ट आर्म तो अभी भी सेम रहेगा, है ना, क्योंकि उसने क्या बोला, क्वेश्चन में हमसे बोला है कि किस वाले केस में हमारा जो है जो ये है कटर में जो हमारा हाथ है वो बेसिकली आलू किसके करीब है, किस वाली पोजीशन के करीब है। इसका मतलब हमारा एफर्ट आर्म जो है वो तो सेम ही रहा, यानी कि एफर्ट वाला आर्म जो है हमने हाथ को वहीं पर रखा, है ना, हमने हाथ को वहीं पर रखा, और मान लो की बात है हमने एफर्ट आर्म को चेंज कर दी, इन दोनों में से किसी एक क्वांटिटी को चेंज भी कर दिया, है ना, तो हम लोगों ने, मान लो की बात है, तो अगर हमारा बेसिकली MA1 जो है वो MA2 मतलब MA2 से कम है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमारा बेसिकली एफर्ट आर्म जो होगा, एफर्ट आर्म वो कम होगा, EA1 इज लेस देन EA2, EA1 इज लेस देन EA2, या फिर हम कह सकते हैं क्योंकि ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है MA और EA, यानी एफर्ट आर्म MA के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं डायरेक्टली, या फिर जो लोड आर्म है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैकेनिकल एडवांटेज, क्योंकि लोड आर्म
ऑफ 1 इज ग्रेटर देन लोअर आर्म ऑफ 2। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ध्यान से देखो, इन दोनों में से कोई एक भी केस मान लो, कोई भी केस मान लो, कोई भी केस मान लो। मतलब अगर हम लोग मान लें कि E A1 कम है, मतलब एफर्ट आर्म पहले वाले केस का कम है, मतलब हमारा हाथ जो है वो फलक्रम के ज्यादा करीब है, हाथ जो है वो फलक्रम के ज्यादा करीब है दोनों केस में। लेकिन इस वाले केस में हम इस वाले केस में हम मान रहे हैं कि लोअर आर्म सेम है, लोअर आर्म सेम है, मतलब हमारा आलू उतनी ही दूरी पर रखा है। इस वाले केस में मान रहे हैं कि आलू उतनी दूरी पर रखा है, इस वाले केस में हम मान रहे हैं कि हमारा जो आलू है वो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन हम एफर्ट उतनी ही दूरी पर लगा रहे हैं, है ना। तो दोनों केस में फर्क है, बस कोई भी एक मान लो, दोनों से आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, अगर हम माने कि E A2 से कम है, मतलब हमारा ये वाला जो इसमें जो एफर्ट आर्म है, इसका जो एफर्ट आर्म है वो इसके एफर्ट आर्म से कम है, इसका एफर्ट आर्म कम है, यानी कि हमारा बेसिकली कहीं ना कहीं जो E1 है वो यहाँ पर लगा होगा इधर पास में, मतलब इसका एफर्ट आर्म तभी तो कम होगा। ये एफर्ट आर्म ये है और इसका एफर्ट आर्म इतना ज्यादा है, तो ये कम आना चाहिए, यही तो आ रहा है हमारे पास, क्योंकि हमारा E1 ज्यादा है E2 से, तो हमारा MA1 कम होगा MA2 से, और MA1 MA2 से कम होगा तो MA1 ये एफर्ट आर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो EA1 कम होगा EA2 से, या फिर लोअर आर्म के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो LA1 ज्यादा होगा LA2 से। तो अब हमारा बेसिकली E1 जो होगा वो करीब आ जाएगा, है ना। ये EA1 हमारा क्या है? कम है। हमारा जो ये पहला एफर्ट है ये क्या हो जाएगा? ये करीब होगा, और जो हमारा ये दूसरे केस में जो एफर्ट लग रहा है ज्यादा दूर होगा। अब किस केस में हमारा आलू पास में है? हमारे हाथ के पास में कौन से वाले केस में आलू है? देखो, इसमें यहाँ पर हाथ है मेरा और आलू यहाँ पर है। इस वाले केस में हमारा हाथ है यहाँ पर, आलू यहाँ पर है, तो आलू तो यहाँ पे पास में है ना, आलू तो फर्स्ट वाले केस में पास में। तो हमारा इस वाले केस में इससे हम लोग देख रहे हैं, तो क्या हमारा आलू हाथ के पास में आ रहा है फर्स्ट वाले केस में? इससे भी चेक कर लेते हैं कि मान लो की बात, मैंने एफर्ट की डायरेक्शन नहीं चेंज करी, मतलब एफर्ट आर्म उतनी ही दूर लगाया, एफर्ट आर्म उतना ही दूर रखा, है ना, E1, लेकिन मैंने क्या किया? LA1 को LA2 से बढ़ा दिया, LA1 को बढ़ा दिया, मतलब मैंने लोड आर्म को बढ़ा दिया, लोड आर्म को बढ़ा दिया, मतलब मैंने क्या किया? इस आलू को यहां पर रखा कुछ इस तरीके से दूर, है ना। तो मैंने क्या किया? लोड आर्म, ये लोड यहां पे लग रहा है, तो लोड आर्म को मैंने बढ़ा दिया, अब लोड आर्म को इसमें बढ़ा दिया। तो ध्यान से देखो, लोड आर्म में यहाँ पे लोड आर्म कम है LA2 में, सेकंड केस में क्या है? लोड आर्म कम है, पहले वाले केस में लोड आर्म ज्यादा है, तो इस वाले केस में लोड आर्म ज्यादा है, तो एफर्ट ये तो करीब ही आ गया ना हमारा आलू। इसमें आलू क्या है? एफर्ट के दूर है, तो इसमें एफर्ट के दूर है, इसमें एफर्ट के करीब है, यानी कि हाथ के करीब है आलू, और इसमें हाथ से दूर है। तो इस वाले केस में भी हमारा पहले ही केस में क्या आ रहा है? पहले ही केस में हमारा हाथ के करीब आ रहा है आलू, तो हमारा क्या आ रहा है? हाथ के करीब क्या आ जाएगा? आलू, पहले वाले केस में। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? ये पूछा जो गया है कि इन विच केस फर्स्ट और सेकंड वाज द पोटैटो क्लोजर टू आवर हैंड अप्लाइंग सेम एफर्ट अगर हम अप्लाइंग द सेम एफर्ट नहीं, अप्लाइंग द एफर्ट, हम एफर्ट अगर अप्लाई करेंगे तो किस केस में आलू पास में होगा? चाहे अगर हम ये वाला केस मान लें कि EA1 हमारा EA2 से कम है, या फिर LA1 LA2 से ज्यादा है, दोनों केस में हमारा ये फर्स्ट वाला केस ही आ रहा है जिसमें हमारा जो आलू है वो हाथ के पास आ रहा है। तो फर्स्ट वाला केस, हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का क्या आंसर हो जाएगा? कि फर्स्ट केस, है ना, फर्स्ट केस हमारा है जिसमें क्या होगा कि आलू जो है हमारा हाथ के पास है। फिर बी पार्ट क्या कहता है? बी पार्ट बोला है गिव अ रीजन फॉर योर आंसर इन अबव। गिव अ रीजन, हम लोग को रीजन बताने को बोला है, तो रीजन हम बताते हैं। क्या रीजन बताएंगे? इफ E1 is greater than E2, if E1 is greater than E2, then mechanical advantage of 1 is less than Ma2, है ना। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ 1 इज लेस देन Ma2। ठीक है, अगर E1 E2 से ज्यादा है तो हमारा Ma1 जो है वो Ma2 से कम होगा, हेंस इधर, हेंस हम लोग क्या कह सकते हैं? इससे हम लोग क्या कह सकते हैं? इधर एफर्ट आर्म, हेंस एफर्ट आर्म इन फर्स्ट केस इज लेस देन एफर्ट आर्म इन सेकेंड केस, और लोड आर्म in first case is greater than load arm in second case. So तो इससे हम क्या क्या कह सकते हैं? तो हम ये कह सकते हैं बेसिकली कि we can say that in first case potato is near लता's hands। ठीक है,
और साथ में ये डायग्राम भी बना देना, चाहो तो डायग्राम बना दोगे तो रेफरेंस ही मिल जाएगा। बाकी ये सब मिटा देना और ये सब मिटा देना, ठीक है, ये मिटा देना, ठीक है, डायग्राम बना रहने देना और रेफरेंस तो उनको समझ में भी आ जाएगा कि बच्चे को समझ में आ गया, सही चीज बता रहे हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम भी हेल्प करेगा, डायग्राम बना रहने देना। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये लोड आर्म ज्यादा है ना, शो भी कर देना कि ये हमारा लोड आर्म है कुछ इस तरीके से। ये हमारा क्या है, ये फलक्रम है, फलक्रम को इधर दिखा दो, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा लोड आर्म है ना, LA लोड आर्म, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है क्या, इधर LA को इधर ऐसे, और ये हमारा एफर्ट आर्म कुछ इस तरीके से, एफर्ट आर्म ये है। इसमें क्या है, इसमें है ये, इसमें है ये लोड आर्म छोटा सा, और ये हमारा क्या है, ये एफर्ट आर्म है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये हम लोग डायग्राम बना देंगे तो रेफरेंस मिल जाएगा। बाकी रीजन हो जाएगा कि अगर E1 E2 से बड़ा है तो MA1 MA2 से कम होगा, इस वजह से या तो एफर्ट आर्म ऑफ 1 कम होगा एफर्ट आर्म ऑफ 2 से, या फिर हम कह सकते हैं लोड आर्म ऑफ 1 होगा लोड आर्म ग्रेटर देन होगा लोड आर्म ऑफ 2 से। तो हम कह सकते हैं सिंपली, सो वी कैन से दैट in first case potato is near लता's hand, so लता के हाथ के पास है फर्स्ट केस में, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 3। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग को गिवन है कुछ इस तरीके से, ग्राफ बना हुआ है। क्या गिवन है, द ग्राफ बिलो शोज द वेरिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस का वेरिएशन शो कर रहा है विद द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ वेरिएशन शो कर रहा है वेयर एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ लेंस। हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को क्या किया है, लेंस के सामने रख दिया है, ठीक है। तो हम लोगों को इससे पता चल रहा है। अब पूछा है सबसे पहले आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस यूज, इसका फर्स्ट पार्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस यूज, यानी कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है। तो ध्यान से देखो, इसमें हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में, मतलब ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ध्यान से देखो, हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में यानी और इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव में, ये उसी केस में होता है जिसमें हमारा बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, अगर लेंस के इस साइड हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमारे लेंस के उस साइड हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है। ये सिर्फ हमारा कॉन्वेक्स लेंस में होता है, क्योंकि कॉनकेव लेंस में क्या होता है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस साइड है तो इमेज इस साइड ही बनती है हमारे कॉनकेव लेंस में, ठीक है। कॉन्वेक्स में इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर इमेज, ठीक है। तो हमारा बेसिकली अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, इस वजह से हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव दिया है और इमेज डिस्टेंस क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है। और हम लोग ये भी कह सकते हैं, ध्यान से देखो, कि अगर हम देखें ध्यान से, ये इस साइड बढ़ रहा है, इस साइड अगर हम जाएंगे तो इधर हमारी x कम होता चला जाएगा, x कम हो रहा है इधर ऐसे जाने पर, और इधर v बढ़ रहा है। अगर हमारा इधर जाएंगे x कम हो रहा है, यानी कि हमारी बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जैसे जैसे कम होती चली जाएगी वैसे वैसे हमारा इमेज डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। ध्यान से देखो, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि पहले हमारा ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2f था, अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f था तो हमारी इमेज कहां बन रही थी, f और 2f के बीच में। जैसे ही हमारा जो आया ऑब्जेक्ट आया 2f पे, वैसे ही हमारी इमेज कहां चली गई, 2f पे। जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट आया 2f और f के बीच में, वैसे ही हमारी इमेज कहां चली गई, f 2f के बियॉन्ड चली गई। और जैसे ही हमारा जो ऑब्जेक्ट आया वो फोकस पे आया, वैसे ही इमेज हमारी इन्फिनिटी पे चली गई। तो जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट क्लोज आता चला जा रहा है, वैसे वैसे इमेज जो है हमारी बढ़ती चली जा रही है, इमेज की डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है। इस वजह से हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे इमेज डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है। तो ये पक्का भी हो गया कि ये हमारी कॉन्वेक्स लेंस ही है, ये हमारी कॉनकेव लेंस नहीं हो सकती। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। फिर उसके बाद बी पार्ट क्या कहता है कि व्हाट वुड बी द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होगा इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f ऑफ द अबव लेंस, है ना। अगर हम लोग बेसिकली f एंड 2f ऑफ द अबव लेंस, अगर हम ये हमारे पास लेंस है ना, ये अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और ये हमारा f है, ये हमारा 2f है। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बना दें तो हमारी बेसिकली ये अगर f होगा, ये अगर 2f होगा, तो हमारी इमेज कहाँ बनती है, हमारी इमेज बनती है कुछ यहाँ पे ऐसे, कुछ इस तरीके से, है ना। ओ सॉरी, है ना, ऐसे नहीं, ऐसे कुछ इस तरीके से। तो इमेज बनती है यहाँ पर, और कैसी बनती है, मैग्नीफाइड, है ना। अगर हमारे 2f और f के बीच में हमारी ऑब्जेक्ट होता है तो हमारी इमेज कैसी बनती है, बियॉन्ड 2f एंड मैग्नीफाइड, है ना। तो बेसिकली मैग्निफिकेशन कितना होगा, मोर देन 1। तो बी पार्ट का आंसर हो जाएगा मोर देन 1, है ना। मैग्निफिकेशन विल बी मोर देन 1, ठीक है। तो हमारी ऐसी कुछ इस तरीके से हमारी बनती है इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f ऑफ द अबव लेंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इनसे कहता है कि अ रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल, एक सेल है विद अ स्विच एंड रीस्टार्ट इन सीरीज। मतलब हम लोग के पास एक सेल है कुछ इस तरीके से, ये हमारी सेल है, ठीक है। और हमारे पास इसमें रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक स्विच है, ये हमारा स्विच बना दिया, और एक रियोस्टैट है। रियोस्टैट मतलब रियोस्टैट हमारा करंट इंक्रीज करने में मदद करता है ना, जिस तरीके से करंट इंक्रीज या डिक्रीज करने में। ये ऐसे हम लोगों ने रियोस्टैट बना दिया, ठीक है। और ये स्विच है,
ये हमारा ये स्विच है, ये रियोस्टेट है RH, ये हमारा रेजिस्टर है, ये हमारा सेल। ठीक है, अब क्या बोला है इसमें, हमसे बोला है कि रेजिस्टेंस R is connected across a cell with a switch and rheostat in series. A voltmeter is connected parallel across the cell. इसके अक्रॉस क्या कनेक्ट कर दिया है, एक वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया है कुछ इस तरीके से सेल के अक्रॉस। ठीक है, अब करंट इन द सर्किट इज इंक्रीज्ड यूजिंग द रियोस्टेट। रियोस्टेट का यूज करके हम लोगों ने सर्किट में क्या कर दिया, करंट बढ़ा दिया। अच्छा, ए पार्ट क्या बोलता है, हाउ विल द वोल्ट मीटर रीडिंग चेंज, वोल्ट मीटर की रीडिंग कैसे चेंज होगी। अच्छा, आप ध्यान से देखो, अगर इसमें देखो हमसे नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात नहीं करी गई है, तो हम बेसिकली इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस को जीरो नहीं मानेंगे, यानी कि हम इसमें केस इंटरनल रेजिस्टेंस का कंसिडर करेंगे, यानी कि ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज अलग अलग कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अगर किसी ने अच्छे से थ्योरी पढ़ी होगी तो थ्योरी में लिखा हुआ है कि अगर हमारे सर्किट में क्या बढ़ता है, अगर सर्किट में हमारा करंट बढ़ता है तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज गिर जाता है। तो हमारा जो वोल्ट मीटर है ये हमारा क्या मेजर करता है, वोल्ट मीटर हमारा वो टर्मिनल वोल्टेज ही मेजर करता है। तो अगर हमारा बेसिकली सर्किट में करंट बढ़ेगा तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। किसी ने अगर थ्योरी पढ़ी होगी अच्छे से, है ना, तो वो हमारा क्या कहता है, हमारी थ्योरी कहती है कि ये होता है क्या, हम लोग इसको कैसे कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, टीवी हम लोग लिखते हैं टर्मिनल वोल्टेज, है ना, ये हमारा होता है E माइनस आई आर, ई माइनस आई आर। ठीक है, ई जो होता है फिक्स होता है, ये हमारा फिक्स होता है, किसी भी सेल का जो ईएमएफ होता है वो फिक्स होता है, पक्की बात है। तो अगर ईएमएफ होता है सेल का फिक्स होता है, तो अगर हम आई को बढ़ाएंगे, तो आई के बढ़ाने से ये नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, आई को बढ़ाने से नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, तो हमारा बेसिकली टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, गिरने लगेगा, टर्मिनल वोल्टेज गिरने लगेगा। इस वजह से करंट के बढ़ने से क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। ईएमएफ हमेशा फिक्स होता है, ईएमएफ इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता करंट के बढ़ने घटने से। ठीक है, तो ईएमएफ इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेल, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, जो सेल पे लिख के आता है वो हमेशा एकदम बराबर कांस्टेंट होता है। बस हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस इनटू ये क्या है, आई। तो हमारा आई बेसिकली अगर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, और नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी तो ई में से नेगेटिव वैल्यू और ज्यादा घटती चली जाएगी। इस वजह से हमारा टर्मिनल वोल्टेज और कम हो जाएगा। इस वजह से हम कहेंगे जो वोल्ट मीटर होता है हमारा टर्मिनल वोल्टेज मेजर करता है, तो टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज कर जाएगा। तो हाउ विल द वोल्ट मीटर रीडिंग चेंज, वोल्ट मीटर रीडिंग विल डिक्रीज। तो इसमें हम लोग लिख देंगे ए पार्ट में डिक्रीज, है ना, डिक्रीज लिख देंगे। और बी पार्ट हमसे पूछा है जस्टिफाई योर आंसर स्टेटेड इन ए अबव, है ना, इसमें हम लोगों को अपना आंसर जस्टिफाई कर रहे हैं, तो जस्टिफाई करना है तो हम लिख देंगे कि इफ करंट इंक्रीजेस, टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेस, है ना, करंट इंक्रीज करने से टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज कर जाता है। इस वजह से क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज कर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सो द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर अक्रॉस सेल डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का रीजन, हम लोगों ने जस्टिफाई कर दिया। वो मैंने थोड़ा लिख के बता दिया अच्छे से, वो फेयर में नहीं, वो रफ पार्ट है ना, तो ये फेयर पार्ट है। ठीक है, होपफुली समझोगे, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन डिफाइन नेचुरल वाइब्रेशंस, है ना, 3 का पार्ट ए क्या कहता है, डिफाइन नेचुरल वाइब्रेशंस। तो नेचुरल वाइब्रेशंस क्या होता है, द पीरियोडिक फोर्स, द पीरियोडिक force sorry the periodic force and the periodic vibrations of a body without any external force on it are called क्या कह सकते हैं उनको हम, नेचुरल वाइब्रेशंस, है ना। बी पार्ट क्या है, हाउ इज द वाइब्रेशन डिफरेंट फ्रॉम डैम्प्ड वाइब्रेशन इन टर्म्स ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। तो नेचुरल वाइब्रेशंस की क्या होती है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहती है, और डैम्प्ड वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड घटती चली जाती है। तो द एम्पलीट्यूड ऑफ natural vibrations remain constant while the vibrations
of while the amplitude of damped vibrations continuously decrease with time। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा, ये डेफिनेशन नेचुरल वाइब्रेशंस की। और एम्पलीट्यूड ऑफ नेचुरल वाइब्रेशंस रिमेन कांस्टेंट व्हाइल द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन कंटिन्यूअसली डिक्रीज विद टाइम, है ना। तो होपफुली समझोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट, क्या कहता है हम लोगों को, न्यूमेरिकल है इजी सा, है ना। अ मेटल पीस ऑफ थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी मतलब हीट कैपेसिटी। तो हम लोग को हीट कैपेसिटी कितनी गिवन है, हीट कैपेसिटी कितनी गिवन है, 40 जूल पर केल्विन, 40 जूल पर केल्विन, ठीक है। फिर क्या बोला, एब्जॉर्ब्स 800 जूल ऑफ हीट, यानी कि हीट एनर्जी, हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब बराबर 800 जूल ऑफ हीट, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर ऑफ दिस मेटल पीस। तो हम लोग का फॉर्मूला होता है सी बराबर क्यू बाय डेल्टा टी, है ना। सी हम लोग का है हीट कैपेसिटी, क्यू बाय डेल्टा टी। तो हम लोग बेसिकली क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं सी यानी कि 40 जूल पर केल्विन इक्वल्स टू क्यू, हमारा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा 800 जूल डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा टी विल बी कितना, डेल्टा टी विल बी 800/40, 800/40 विल बी कितना, बोर्ड ये क्या है 20 केल्विन, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। क्या पूछा है, ये तो पूछा है राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, यूनिट मत भूलना, यूनिट भूलोगे मार्क्स कटेगा। राइज इन टेम्परेचर इज 20 केल्विन, है ना। 20 केल्विन इज द राइज इन टेम्परेचर, है ना। होपफुली सबका सही आया होगा, ठीक है। इजी पार्ट, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 इसका, पार्ट 5, ठीक है। क्या कहता है, इन एन एसी जनरेटर नेम द पार्ट विच हैज द फॉलोइंग फंक्शंस। किसका फॉलोइंग फंक्शन होता है, सबसे पहला इंटेंसिफाइज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को कौन इंटेंसिफाई करता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। हॉर्स शू, हम लोग हॉर्स शू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरली यूज करते हैं, तो इसको लिख दो हॉर्स शू इलेक्ट्रोमैग्नेट, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट भी किसी ने लिख दिया होगा तो उसको भी मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। हॉट शू इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेट, है ना। ये हमारा क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को इंटेंसिफाई, बढ़ाता है ना। वो कॉन्सेंट्रेट करता है हमारे जो भी लूप कॉइल होता है ना, उस पर कॉन्सेंट्रेट करता है अच्छे से। हॉट शू इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, इंटेंसिफाई करता है हमारी मैग्नेटिक फील्ड को। फिर उसके बाद हमारे पास बात आती है बी, मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द रोटेटिंग पार्ट्स एंड द एक्सटर्नल सर्किट। तो एक्सटर्नल सर्किट और रोटेटिंग पार्ट्स में जो हमारा बेसिकली क्या करता है, कॉन्टैक्ट बना के रखता है, हम उसको क्या कहते हैं, या तो स्लिप रिंग्स लिख दो या तो कार्बन ब्रशेस। मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही एक्सेप्ट किए जाने चाहिए, अदरवाइज स्लिप रिंग्स इज द बेटर आंसर, है ना। स्लिप रिंग्स हमारा क्या करते हैं, स्लिप रिंग्स जो होते हैं वो हमारा कॉन्टैक्ट बना के रखते हैं, है ना। किसके बीच में, एक्सटर्नल सर्किट और हमारे बेसिकली रोटेटिंग पार्ट्स के बीच में, है ना। तो स्लिप रिंग्स इज द करेक्ट आंसर। बाकी कार्बन ब्रशेस भी मेरे अकॉर्डिंग एक्सेप्ट किया जा सकता है ना। ये दोनों एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, दोनों ही, है ना। तो दोनों करेक्ट, बट मैंने एक लिख दिया है ना, स्लिप रिंग्स इज द करेक्ट पार्ट। अब उसके बाद सिक्स पार्ट क्या बोला है, सिक्स पार्ट हमसे बोला है कि गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फिजन लिख लेते हैं, न्यूक्लियर फिजन, है ना, और न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, इन दिस प्रोसेस न्यूट्रॉन्स आर bombarded on a heavy nucleus, splitting it into two nearly nearly equal weighted, two nearly equal weighted light fragments, है ना। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियर फिशन। फ्यूजन क्या होता है, इसमें होता है हमारा बेसिकली कि टू न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म
वन हैवी न्यूक्लियस, एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं किसमें, इसमें, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो सकता है, इट कैन ऑकर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता, ये हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होगा, है ना। तो इट ऑकर्स ओनली एट हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन ये होता है, इस प्रोसेस में बेसिकली स्प्लिटिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसमें कंबाइनिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स कह रहा हूँ, न्यूक्लियस की। इसमें क्या होता है, जो हमारा ये फ्यूजन होता है, ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रेशर पे हो सकता है ये, लेकिन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ही हो सकता है हमारा फ्यूजन वाला प्रोसेस, क्योंकि फ्यूजन देखो तभी तो सन वगैरह में फ्यूजन होता है ना, इस वजह से वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास है ये क्वेश्चन, क्या कहता है, अ मोनोक्रोमैटिक रे स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ आइडेंटिकल प्रिज्म, तीनों आइडेंटिकल प्रिज्म है, यानी कि तीनों का म्यू सेम है, तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, ठीक है, ए बी एंड सी एट डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंसेस, तीनों को डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंसेस पे स्ट्राइक किया, ठीक है। डायग्राम बिलो शोज देयर रिफ्रैक्टेड रेज, डायग्राम जो है वो रिफ्रैक्टेड रेज को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। स्टडी द पाथ ऑफ दीज रिफ्रैक्टेड रेज, इन सभी का पाथ रीड करो और हमें बताओ कि आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द डायग्राम्स, किस डायग्राम में एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस। अच्छा, तो हमसे पहले पार्ट में पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस किसमें मैक्सिमम है, फिर पूछा एंगल ऑफ इंसिडेंस किसमें मिनिमम है, और हमसे पूछा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर है। तो ध्यान से देखो, ये वाला केस सबसे सिंपल है, इस वाले केस में ये हमारा है मिनिमम डिविएशन का केस। मिनिमम डिविएशन के केस में क्या होता है हमारा, मिनिमम डिविएशन के केस में हमारा रिफ्रैक्टेड रे जो होता है बेस ऑफ द प्रिज्म के पैरेलल होता है, और हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होता है। इस वजह से इस केस में हम कह सकते हैं कि ये वो वाला केस है जिसमें हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होगा। तो हम सी पार्ट में आंसर हो जाएगा सी, है ना। तो इस पार्ट का आंसर हो जाएगा सी, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस के, ठीक है। अब हमसे पूछा एंगल ऑफ मैक्सिमम, एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम किसमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम किसमें। अब ध्यान से देखते हैं, अब ये वाला पार्ट अच्छा है थोड़ा, है ना, थोड़ा अच्छा पार्ट है। तो अब ध्यान से देखो, इसमें हम लोग का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएंगे आर, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं ये R1, ठीक है। ये हमारा बना है क्या, इसको हम क्या देते हैं, ये बना है हमारा R1 और ये बना है हमारा R2, ठीक है। इन दोनों केसेस में, इसमें तो पक्की बात नहीं है ना, इसमें तो हमारा नहीं आने वाला, क्योंकि एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन के केस में हमारा R छोटा होता है ना, बेसिकली, है ना। तो इसमें तो मिनिमम तो नहीं है ना, मैक्सिमम होगा, है ना। इन्हीं दोनों में से किसी एक में मैक्सिमम है, एक में मिनिमम है। तो अब ध्यान से देखो, इसमें R1 क्या है, इसमें R1 कम है, इसमें R2 ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो, अगर हम कहें ये मेरा एयर है, ये मेरे एयर है, ये हमारा प्रिज्म है सेकंड मीडियम, ये हमारा प्रिज्म है सेकंड मीडियम। तो अगर मैं लिखूं, क्या लिखूं, म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू वन, म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू वन अगर लिखूं, तो ये किसके बराबर होगा, ये हमारा बराबर होगा साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। साइन आई बाय साइन आर स्नेल्स लॉ, है ना। म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू वन किसके बराबर होगा, साइन आई बाय साइन आर, है ना। जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जैसे भी आ रही होगी हमारी रे, है ना, कैसे भी आ रही होगी, है ना, कुछ इस तरीके से कैसे भी आ रही होगी, हमें नहीं पता एंगल ऑफ इंसिडेंस ये इसका ज्यादा है या इसका ज्यादा है। हमें बस इतना पता है कि अगर इस डायग्राम को हम देख के बस इतना बता सकते हैं कि इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है और इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा है, हम इतना बता सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब हमें क्या पता है कि, अब ध्यान से देखो, क्योंकि ये दोनों प्रिज्म कैसे हैं, आइडेंटिकल प्रिज्म है, आइडेंटिकल प्रिज्म है, तो दोनों का म्यू क्या होगा, सेम। दोनों का म्यू अगर सेम होगा तो दोनों का साइन आई बाय साइन आर दोनों का सेम होगा, यानी कि हम कह सकते हैं साइन I1 बाय साइन R1, यानी कि अगर ये I1 है और ये अगर I2 है, तो साइन I1 बाय R1 किसके बराबर होगा, हमारा साइन I1 बाय R2, साइन I2 बाय R2 के बराबर होगा, साइन I2 बाय R2 के बराबर होगा, ठीक है। साइन, है ना, क्योंकि हम लोग का म्यू बराबर है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है, दोनों ग्लास के आइडेंटिकल बने हैं, ये बोला गया हमसे आइडेंटिकल हैं ये दोनों, है ना। तो साइन I1 बाय साइन R1 साइन I2 बाय साइन R2 के बराबर होगा। अब हमें क्या पता है, अब हमें ध्यान से देखो, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अब हटा दो, ये हमारा बन जाएगा क्या, साइन I1 बाय साइन R1 बराबर साइन I2 बाय साइन R2, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन I1 बाय साइन I2, साइन
I1 बाय साइन I2, है ना, साइन I1 बाय साइन I2 बराबर साइन R1 बाय साइन R2। ठीक है, हम लोगों ने इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, ठीक है, हम लिख सकते हैं ऐसा। अब ध्यान से देखो, हमें क्या पता है, अगर हमें पता है कि हमारा R2 जो है वो ग्रेटर देन है R1 से, ठीक है, हमारा R2 जो है वो R1 से बड़ा है। अब हमारा साइन जो होता है वो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, सॉरी, हाँ इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, ठीक है, हाँ, तो साइन हमारा इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है 0 से π/2 के बीच में, एटलीस्ट π/2 में थोड़ा, सॉरी 10th वाले हैं ना, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में हमारा जो साइन होता है 0 से 90 डिग्री के बीच में वो कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है। कॉस 0 से 90 के बीच में साइन होता है इंक्रीजिंग, टैन होता है इंक्रीजिंग और कॉस होता है डिक्रीजिंग, ठीक है। तो हमारा बेसिकली 0 से 90 के बीच में अगर साइन इंक्रीजिंग होता है तो मैं अगर इन दोनों में साइन इंपोज कर दूं, साइन इंपोज कर दूं मतलब साइन R1 और साइन R2, तो वो भी सेम रिलेशन ले लेंगे। सेम रिलेशन मतलब ऐसा, है ना, ऐसा कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, अगर मैं इस पे cos इंपोज करता, cos R1 और cos R2, तो हमारा cos R1 बड़ा होता है, क्योंकि हमारा बेसिकली cos होता है डिक्रीजिंग, 0 से 90 के बीच में cos होता है डिक्रीजिंग। इस वजह से अगर मेरा R1 इज लेस देन R2 और मैं इन दोनों पे cos लगा दूं तो बेसिकली हमारा cos R1 जो होगा cos R2 से बड़ा आएगा। तभी तो देखो cos 30 जो होता है वो होता है कितना, √3/2, √3/2 जो होता है वो हमारा, और cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है हमारा उतना कितना 1/2, तो हमारा √3/2 1/2 से बड़ा होता है। या फिर ऐसे भी देख लो, cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1 और cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0, तो 1 तो 0 से बड़ा होता है ना, यानी कि cos 0 cos 90 से तो बड़ा है ना, यानी कि एंगल छोटा हुआ अगर cos के अंदर तो उसका वो बड़ा हो गया क्या, ओवरऑल वैल्यू। तो इस वजह से cos में ऐसा होता है। और लेकिन साइन में क्या होता है, साइन अगर R1 जो होगा R2 से छोटा होगा तो साइन R1 भी साइन R2 से छोटा होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, हमें ये पता है R1 जो है R2 से छोटा है, तो साइन R1 साइन R2 से छोटा है। अब हम R2 को इससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, साइन R1 अपॉन साइन R2, साइन R2 इज लेस देन 1, इज लेस देन 1, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा क्या, साइन R1 बाय साइन R2। अब साइन R1 बाय साइन R2 किसके बराबर है, साइन I1 बाय साइन I2। ये हमारा किसके बराबर है, साइन I1 बाय साइन I2 के बराबर हो गया। ये हमारा ये भी लेस देन 1 आ जाएगा, क्योंकि ये और ये बराबर है ना, ये और ये बराबर है, तो इसको मैंने इसकी जगह लिख दिया कुछ इस तरीके से। अब हम इसको इधर ले भेज देते हैं, इसको इधर भेज देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, साइन I1 लेस देन साइन I2, साइन I1 इज लेस देन साइन I2, साइन I1 इज लेस देन साइन I2। इसका मतलब अब हम जैसे जैसे हमने साइन लगाया था वैसे हम साइन हटा भी सकते हैं, तो साइन अगर हटा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, I1 इज लेस देन I2, I1 इज लेस देन I2। इसका मतलब हमारा ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये कम है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ज्यादा है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अब ध्यान से देखो, अगर ये कम है तो ये मैक्सिमम तो हो ही नहीं सकता। ये मैक्सिमम कैसे हो सकता है, हमसे पहले क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा है ना, मैक्सिमम पूछा तो ये अगर इससे ही कम आ गया तो ये मैक्सिमम हो ही नहीं सकता। और ये अगर ज्यादा है, ये अगर इससे भी ज्यादा है, बी वाला जो है ए से ज्यादा है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बी वाला जो का है वो ए से ज्यादा है, तो ये मिनिमम तो हो नहीं सकता। तो मिनिमम हमारा ये होगा, मैक्सिमम हमारा ये होगा। तो मैक्सिमम हमसे ए पार्ट में पूछा है, तो मैक्सिमम हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला, है ना, क्योंकि हमारा I2 जो है वो I1 से बड़ा है, और हमारा ये क्या हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ए वाले केस में हमारा I1 जो होगा क्या होगा, छोटा होगा, तो ए वाला केस जो हो जाएगा ये हमारा केस हो जाएगा मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस का, ये हमारा हो जाएगा केस मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस का, और वो हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ इमर्जेंस का केस, है ना। मैंने पूरे लॉजिक के साथ बताया, ठीक है, कि हमारा ये होगा मैक्सिमम वाला केस, ये होगा मिनिमम वाला केस, और वो बराबर वाला केस एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ इमर्जेंस वाला, ठीक है। तो होपफुली समझ में आया होगा। तो मैं इस पार्ट को, है ना, इस पार्ट में सेक्शन ए और सेक्शन बी के अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में सारे सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, है ना। तो होपफुली ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आप मिलेंगे अपन किसमें, सेक्शन बी के डिस्कशन में, है ना, इसी पेपर के। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी चला जाए, बाय बाय।